तो सबसे पहला सवाल यही कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप लोग ये डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन या फिर जो इसकी मेन वर्किंग है वो यहीं पे समझ में आ जाएगी। तो इस डायग्राम में मैं आपको सबसे पहले अंडरलाइन कर देता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले है इंपॉर्टेंट, वो है भैया हार्डवेयर। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है वो भैया सॉफ्टवेयर। और कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके ऊपर भी अपन आएंगे बाद में। उससे पहले अपन चलते हैं भाई जो मेन फंक्शनैलिटी है विच इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसको डाल देते हैं यहाँ पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो बीच में जो काम हो रही है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़ करना चाह रही हार्डवेयर का, तो डायरेक्टली नहीं कर सकता, डायरेक्टली कर सकता बट बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी उसको। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नीड है हार्डवेयर की, या तो फिर हार्डवेयर को नीड है सिस्टम को रन करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ठीक है, इन दोनों सिनेरियो में डायरेक्टली कॉल नहीं होती है, वो कॉल होती है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूज़र डायरेक्टली यूज़ करता है, जैसे कि ब्राउज़र्स। ठीक है, आप सारे ऐप्स जो भी देख रहे हो फ़ोन में हो, चाहे मोबाइल या फिर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में देख रहे हो, जितने भी सारे एप्लीकेशंस हैं, है ना, वो सारे किसके पार्ट आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। जैसे कि यार फेसबुक, या तो फिर आप इंस्टाग्राम आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। अब कहीं पे आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊँ किस केस में हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो बेस्ट एग्जांपल है अगर आप लोग वीडियो की एडिटिंग वगैरह करते हो, तो वीडियो एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, वीडियो एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे सॉफ्टवेयर्स क्या भैया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। ये तो आपको पता ही होगा आप, ठीक है, क्योंकि अभी आपने यहाँ से सीख लिया। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स कैसे हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, अब वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए आपको मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट तो पड़ती है। ठीक है, अब मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बोले तो भैया कैसी? तो कई बार क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशंस आपको वीडियो एडिटिंग के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं, कुछ वीडियोस फाइल्स वगैरह करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट रहती है कि यार ये फाइल्स रन करने के लिए आपको मिनिमम इतना हार्डवेयर चाहिए, इतना सॉफ्टवेयर की नीड है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को इतने हार्डवेयर की नीड है। तो उस केस में जैसे यार रैम वगैरह चाहिए होती है, ठीक है, एक अच्छा सा आपको स्पेस चाहिए रहता है हार्ड डिस्क वगैरह में, है ना, तो ये सारे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो ये सब क्या है? ये सब हार्डवेयर्स हैं। और एप्लीकेशन आपका सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया? वीडियो एडिटिंग। तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को आपको चलाना है, कोई सभी बहुत सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, उनमें से आपको कोई भी एक आध को चलाना है, तो उसमें आपको मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट लगती है, जैसे 8 GB रैम होनी चाहिए, 4 GB रैम होनी चाहिए। तो उस केस में जो डायरेक्टली एप्लीकेशन को हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, तो आपको लगता नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या हो रहा है ना, नॉर्मल यूज़र को नहीं पता, बट ये तभी रोल प्ले करता है जब ये जो कॉल है एप्लीकेशन की हार्डवेयर से या हार्डवेयर की एप्लीकेशन से, उस सिनेरियो में जो मेन रोल है वो भैया ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इन दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करती है। ठीक है, इंटरफेस मतलब बीच वाला काम करती है। ठीक है, अब आप डेफिनेशन कुछ इस प्रकार रीड कर सकते हो, एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज शॉर्ट में ओएस को भी जानते हैं इससे। ठीक है, ओएस के नाम से जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। एक तरीके का क्या है? इंटरफेस है, किस किस के बीच में? यूज़र्स के बीच में और हार्डवेयर के बीच में। तो आप इतना जान लो, ये जो पार्ट है यूज़र और हार्डवेयर वाला, वो यही पार्ट है, क्योंकि यूज़र क्या यूज़ कर रहा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहा है। तो यूज़र बोले तो भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये जो लिखा गया है कंप्यूटर यूज़र, तो वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर तो आपको दिख ही रहा है कि ये हार्डवेयर वाला पार्ट है। तो इन दोनों के बीच में जो काम आ रहा है, इंटरफेस है, वो क्या भैया? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब थोड़ा सा सॉफ्टवेयर वाले पार्ट को समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में कि यार जनरली सॉफ्टवेयर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो सॉफ्टवेयर जनरली कितने टाइप के होते हैं? 2 तरीके के। तो दोनों एक एक करके बताते हैं अच्छे से। एक होता है भैया सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अभी जो हमने पढ़ा कि इंटरफेस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का, इंटरफेस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का, वही इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब जो बच रहा है वो भैया क्या बच रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हम समझ गए, जो डायरेक्टली यूज़र जो एप्लीकेशन यूज़ करता है वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली यूज़र्स यूज़ करता है वो सारे एप्लीकेशन हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, जैसे फेसबुक एप्लीकेशन हो गई, यूट्यूब एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, ब्राउज़र्स हो गए। ओके, तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हो गए। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं?
तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में काम करते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। दूसरी, आप यहाँ पे बायोस वगैरह देखते हो नॉर्मली, है ना। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मैं बात करूँ तो ट्रांसलेटर्स वगैरह, तो ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर समझ में आ गया होगा। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्लियर सभी को हो गया होगा। दूसरी चीज़, ये जो डेफिनेशन है उसको भी एक बार रेट कर लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि अपन ने देख लिया सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर भी लिख सकते हो दैट परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक। तो ये सारे टास्क परफॉर्म करता है, जैसे फाइल को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट्स को हैंडल करना, कंट्रोल करना, सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को, ये सारी चीज़ें करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये डायग्राम को देखें तो मज़ा आ जाएगा इसको, ठीक है। तो अभी जो हमने डेफिनेशन देखी थी ना, तो यहाँ पे अपने को पता चल रहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एक तो भाई हार्डवेयर, हम इसको ब्लैक कर लेते हैं जिससे दिखे अच्छे से। एक तो भैया हार्डवेयर है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बीच का जो पार्ट है वो है भैया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटरमीडिएट है बिटवीन हार्डवेयर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यही है। तो यूज़र क्या यूज़ करता है? डायरेक्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप हार्डवेयर यूज़ करते हो क्या? नहीं। आप रैम को यूज़ करते हो क्या? नहीं। रैम तो स्टोर, या फिर रोम को यूज़ करते हो विच इज़ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को स्टोर यूज़ करते हो क्या? नहीं। हार्ड डिस्क का काम है कि आपका डेटा को स्टोर करने का, आप डायरेक्टली नहीं करते। आपका डेटा कैसे यूज़ हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशंस। आप कुछ भी फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो एप्लीकेशन से फाइल डाउनलोड कर रहे हो, तो वो यूज़ कर रही है हार्डवेयर को, आप यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो यूज़र क्या यूज़ कर रहा है? यूज़र यूज़ कर रहा है ओनली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। यूज़र क्या यूज़ कर रहा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या यूज़ करना चाह रही है? हार्डवेयर को। बट वो कैसे कर रही है? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स है। ध्यान से देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि भैया अगर आपसे कल को कोई पूछे कि भैया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, भैया सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, तो अब आप आराम से बता सकते हो। आपसे कल को कोई पूछे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आप बता सकते हो। अब सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भैया माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे विंडो एक्सपी पहले यूज़ होता था, देन 2000, देन विंडो विस्टा एंड देन विंडो 7, ये सारे अपडेशन हुए हैं। आज के टाइम पे जो विंडो यूज़ हो रही है वो 11 हो रही है। तो आप लोग देख रहे हो कितना ज़्यादा अपग्रेडेशन हो रहा है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ फ़ायदे थे, कुछ ना कुछ डिमेरिट्स थे, ठीक है। नए विंडोज़ में सारी चीज़ें नई की नई चीज़ें मिल रही हैं। यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, जबकि पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपको यूज़र इंटरफेस देखने को इतना बढ़िया नहीं मिलता था। वहाँ पे आइकन्स दूसरे टाइप के मिलते थे, पुराने टाइप के मिलते थे। अब बहुत सारे आइकन्स अपग्रेड हो गए हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐड हो गई हैं। जैसे कि आप लोग अभी विंडो 11 का नया अपडेट देखोगे तो आपको को पायलट का ऑप्शन भी मिलेगा राइट हैंड साइड पे, जो कि डायरेक्टली एआई से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे कुछ भी कमांड लिखोगे एंड देन आपका एप्लीकेशन जो भी यूज़ करने, जैसे नोटपैड यूज़ करना है, तो डायरेक्टली ओपन हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो नए नए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टली यूज़र्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। जैसे कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या फिर यूआई का जो मेन पार्ट है वो इम्प्रूव होता हुआ चलेगा। तो ये क्यों बनाते हैं इतने प्यारे ऑपरेटिंग सिस्टम? बिकॉज जितने ज़्यादा प्यारे ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, जितने ही ईजी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा यूज़ करना, उतना ही ज़्यादा उसको यूज़ करेगा यूज़र्स, उतने ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि बहुत ही ओल्डर वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ करते थे, तो उस टाइम पे इतने ज़्यादा चीज़ें, इतने ज़्यादा सिस्टम्स नहीं यूज़र परचेज करता था। आज के टाइम पे हर एक बंदे के पास फ़ोन है, तो ये सब अपग्रेडेशंस हैं, ठीक। तो कहने की बात ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्चुअली में क्यों बनाया गया, एक तो यूज़र और हार्डवेयर, समझ रहे हो, इन दोनों के बीच में तो वो काम कर ही रहा है। साथ ही साथ ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आज के टाइम पे यूज़ हो रहा है जो कि यूज़र्स की सारी नीड फुलफिल करे, ठीक है। तो कुछ टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जैसे एप्पल मैक ओएस यूज़ करता है, बाकी लिनक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं एंड ये सारे एग्जांपल्स हो गए, ठीक। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से मेजर फंक्शंस हैं, कहाँ कहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेजरली इन सारे फंक्शंस पे तो काम करते करता है, बट एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी गई हैं। तो सबसे पहली बात है विच इज़ मेमोरी को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो भैया ये सारे के सारे हैं। इनमें से मल्टीपल है, इसमें से भी हो सकता है एक आध दो और हो जाए, बट मेजरली अगर आपसे कोई पूछता है कि मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक काम करता है, बट जो मेन फंक्शंस हैं वो यही सारे मेन फंक्शंस हैं, ठीक है।
अब जो मेन फंक्शन है ओएस का वो ये है कि मेमोरी को मैनेज कर रहा है। मेमोरी को कैसे मैनेज कर रहा है? अब मान लो कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इस प्रकार मेमोरी को मैनेज करता है, जैसे कि यार अपने पास एक मेन मेमोरी है, ठीक है। हर एक सिस्टम के पास मेन मेमोरी होगी और सेकेंडरी मेमोरी होगी। मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो उसको। दूसरी चीज़ ये है कि सेकेंडरी मेमोरी लाइक हार्ड डिस्क वगैरह, जहाँ पे स्टोरेज का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया जाता है, अपन लिख देते हैं हार्ड डिस्क। तो ये जो हार्ड डिस्क का काम है, इसमें क्या होता है, डेटा स्टोर होकर रखा रहता है ना। अब अगर आपका डेटा स्टोर होकर रखा है और उसको चाहिए मेन मेमोरी, उसको रनिंग फेस में आना है, ठीक है, उस प्रोसेस को रनिंग फेस में आना है, तो ओएस क्या काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोसेस को इधर भेज देगा, ठीक है। या फिर इस इधर वाली जो स्टेट होगी वो होगी भैया कौन सी स्टेट, ये होगी प्रोग्राम स्टेट, जहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी पड़ा होगा। और मेन मेमोरी में रन होगा तो रनिंग फेस में किस कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। तो वो आगे डिटेलिंग में आपको पता चलेगा प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। अभी इतना डिटेलिंग में नहीं जानते, अभी इतना समझो कि ये जो भी प्रोग्राम या प्रोसेस हैं, इनको चाहिए मेन मेमोरी, या फिर मेन मेमोरी से चाहिए इनको सेकेंडरी मेमोरी में जाना है। तो ये वही है, स्वैपिंग हो रही है दोनों के बीच में। स्वैपिंग मतलब अदला बदली हो रही है मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी के बीच में। तो ये जो काम देखता है वो क्या देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, ठीक है। अब किस प्रोग्राम को मेन मेमोरी में डालना है, किस प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी में डालना है, तो ये मेजर फंक्शनलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। मैनेज कर रहा है, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन कर रहे हैं मेमोरी स्पेस को। क्लियर बात। उसके बाद अब थोड़ा आगे चलते हैं, ये है अपनी कुछ बेसिक डेफिनेशन। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैंडल्स और मैनेजेस द प्राइमरी मेमोरी। ये तो अपन ने यहीं से देख लिया, कोई बड़ी चीज़ में दिखी नहीं। मेजरली जो काम है कि ये वही काम करता है, कोई भी आपका प्रोग्राम हो चाहे प्रोसेस हो। प्रोसेस क्या डेफिनेशन है, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, ऐसे प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं उन्हें कहेंगे प्रोसेस, ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेमोरी का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देता है, ठीक है, मेमोरी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता, या तो फिर उसके अलावा आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, चलो मैं लिख ही देता हूँ। और इसका इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि भैया रिकॉर्ड्स रखता है, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं मेमोरी मैनेजमेंट के, कि मेमोरी मैनेजमेंट कुछ इस प्रकार काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया भैया पहला डेफिनेशन तो क्लियर। मेमोरी मैनेजमेंट कीप ट्रैक, मैंने बोला था रिकॉर्ड रखता है, कीप ट्रैक ऑफ एवरी एंड ईच एंड एवरी मेमोरी लोकेशंस रिगार्डलेस ऑफ आइदर इट इज़ एलोकेटेड टू सेम प्रोसेस और इट इज़ फ्री। तो ये वो है कि यार किस प्रोसेस ने कितना मेमोरी रखा है, उसका कंप्लीट ट्रैक रखेगा, उसका रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है। उसका कंप्लीट ट्रैक रखेगा या रिकॉर्ड रखेगा हर एक प्रोसेस का। और अगर प्रोसेस फ्री भी हो रही है ना, तो उसको फ्री करके डीएलोकेट कर देगा। क्लियर है बात। तो आप इस तरीके से बता सकते हो। जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, ये पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये कुछ रहे हैं जो कि मेमोरी मैनेजमेंट का मेन रोल है। उसके अलावा आप ये बेसिक डेफिनेशन लिख सकते हो, एंड डायग्राम बना दोगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है। इट चेक्स हाउ मच मेमोरी इज़ टू बी एलोकेटेड टू प्रोसेस। तो यही मेन सिनेरियो है कि हर एक चीज़ जो कि मेमोरी किसको कितनी देनी है, किससे कितनी मेमोरी डीएलोकेट करनी है, तो ये सारी चीज़ें मिलजुला के यही काम है इसका, ठीक है। और ट्रैक रखता है जिससे कि सारा अनएलोकेटेड या फिर डीएलोकेटेड हो सके ईजिली, और उसको अपडेट कर देता है, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए मेमोरी मैनेजमेंट के। प्रोसेस मैनेजमेंट की बात है तो नाम से क्या समझ में आ रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो मेन फंक्शन है प्रोसेस को मैनेज करना भी है। जैसे मेमोरी को मैनेज कर रहा था, सेम प्रोसेस को भी मैनेज करेगा, ठीक। क्लियर होगी बात। अब प्रोसेस को कैसे मैनेज करेगा, तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल बनता है जो ये बनता है, इसको थोड़ा बड़ा करता है। तो सवाल क्या है भैया, डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस। सबसे पहले अगर आपको प्रोग्राम पता है, प्रोसेस पता है, तो आपका जो काम है ना वो थोड़ा ज़्यादा आसान होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी हुई, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी में जो भी चीज़ पड़ी होगी, मान लो ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में क्या पड़ा होगा, प्रोग्राम्स पड़े होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे n नंबर ऑफ प्रोग्राम्स पड़े होंगे। तो ये सब क्या है, ये सब है प्रोग्राम्स। क्लियर है बात। ऐसे ही होगा P1 P2 P3 ऐसा करके n नंबर ऑफ प्रोग्राम्स पड़े होंगे। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये प्रोग्राम 1, ऐसे ही नीचे होगा प्रोग्राम नंबर 2, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोग्राम है, ओके। वो कहाँ पड़ी है, सेकेंडरी मेमोरी में पड़ी है। अब सेकेंडरी मेमोरी में मान लो इस P1 को एग्जीक्यूट होना है, तो P1 जाएगा मेन मेमोरी में या फिर प्राइमरी मेमोरी में। तो इसको मेन मेमोरी लिख लेते हैं, अदर देन राइटिंग प्राइमरी मेमोरी, इसको मेन मेमोरी लिख लेते हैं, ठीक है। एक ही चीज़ हुई वैसे तो।
तो अब P1 को होना है एग्जीक्यूट, तो P1 एग्जीक्यूट होगा तो कहाँ चले जाएगा, मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो ये आ गया P1 यहाँ पे। तो अब ये जो P1 है मेन मेमोरी में आ गया, सो दिस इज़ यूर प्रोसेस। ये क्या था, प्रोग्राम था, बट यही प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है, अंडर एग्जीक्यूशन फेस में रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। सो प्रोसेस की सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। ये आपको हर जगह पे मिल जाएगी। प्रोसेस की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो सबसे मेन डेफिनेशन क्या है, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन ही प्रोसेस है। प्रोसेस की 5 स्टेप्स होती हैं, 5 फेस होते हैं, इसको है ना प्रोसेस स्टेट डायग्राम से नाम से जानते हैं। तो पहली फेज़ क्या है इसकी, पहली फेज़ है भैया स्टार्टिंग फेज़, है ना। फिर ये जाएगा, प्रोसेस क्या होगी, एडमिट होगी तो चली जाएगी रेडी वाले फेज़ में, रनिंग फेज़ में चली जाएगी। रनिंग फेज़ में जाने के बाद उसके पास क्या ऑप्शंस हैं, या तो वो वेट करेगी या तो वो टर्मिनेट हो जाएगी। क्लियर है बात। तो यही मेजरली 5 फेसेस होते हैं, ये फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5। क्लियर है। अब भैया वेट कैसे हो रही है, तो ये अपन पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक क्यू यूज़ होती है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्यू यूज़ होती है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी कौन सी आपको जॉब या कौन सी प्रोसेस रन करनी है, तो उस टाइम पे जो ज़्यादा हाई प्रायोरिटी जॉब्स होंगी वो रन होंगी, देन लो प्रायोरिटी, तो लो प्रायोरिटी वाली वेटिंग एरिया में चली जाएंगी, ठीक है। तो ये सब उनके काम है, अभी डरने का नहीं है, अभी बस इतना समझो कि ये 5 स्टेट्स होती हैं। इसको क्या नाम से जाना जाता है, स्टेट डायग्राम के नाम से जाना जाता है, स्टेट डायग्राम। क्लियर है बात, ओके। तो ये अभी इधर 5 स्टेट्स हैं, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4 एंड स्टेट 5। कहीं कहीं जगह 7 स्टेट्स भी होती हैं, तो वो अपन बाद में देखेंगे क्या चीज़ है। अभी मोस्टली इतना ध्यान दो, काम हो जाएगा आपका क्लियर, ठीक है। अब जो हम देख रहे थे प्रोसेस मैनेजमेंट, वो कैसे हो रहा है, क्योंकि मेन फंक्शन तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कि प्रोसेस को मैनेज कर रहे हैं। तो प्रोसेस कुछ इस प्रकार मैनेज हो रही है कि सेकेंडरी मेमोरी की जो प्रोग्राम्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं मेन मेमोरी में। तो किस प्रोसेस या किस प्रोग्राम को भेजना है मेन मेमोरी में, तो यही है भैया मेमोरी का मैनेजमेंट, ठीक है। मान लो इस तरीके से आपका प्रोग्राम है, मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा जिससे पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो कि पहला प्रोग्राम है नॉर्मल प्रोग्राम, ठीक है, ओके। बट जो P3 प्रोग्राम है, अब P3 प्रोग्राम है जिसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। P3 प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जिसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा हाई है, लाइक एंटीवायरस। आपके सिस्टम में एंटीवायरस जब भी आप मतलब लगता है कि वायरस वगैरह आ रहा है, तो आपने अगर एंटीवायरस रखा हुआ अपने सिस्टम में PC के अंदर, तो वो हाई प्रायोरिटी होती है, क्योंकि आपका मान लो ब्राउज़र चल रहा है और आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई ये सेफ फाइल नहीं है, या तो एंटीवायरस के लिए आपको सिक्योर ब्राउज़र को चूज़ करना पड़ेगा, तो वो हाई प्रायोरिटी है। तो P1 आपकी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी और फिर चलने लग जाएगी P3 प्रोसेस, बिकॉज ये इसकी प्रायोरिटी हाई है ना, क्योंकि एंटीवायरस है तो कहीं पे भी वार्निंग वगैरह दे देता है। तो P1 जॉब स्टॉप हो जाएगी, P3 चल जाएगी। तो ये जो काम कर रहा है, ये कौन कर रहा है भाई, यही तो काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। यही काम भैया किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम यही सारी चीज़ें मैनेज करता है, आपकी लो प्रायोरिटी जॉब्स को कब देना है, हाई प्रायोरिटी जॉब्स को कब देना है, ठीक है। डिवाइस किस तरीके से मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बीच में अपना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मल्टीपल हार्डवेयर डिवाइसेस दिख रहे हैं आपको और कुछ सॉफ्टवेयर डिवाइसेस भी होते हैं, तो सभी को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। वैसे डिवाइसेस देखा जाए तो मैक्सिमम हार्डवेयर ही होते हैं। जैसे कि यार आपका प्रिंटर होगा, तो प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, USB या पोर्ट्स वगैरह या पेन ड्राइव वगैरह हो गए, ये सारे आपके डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो डिवाइसेस होते हैं वो सब हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, ठीक, क्लियर हो गई बात। अब डिवाइस को किस तरीके से मैनेज कर रहा है, ये बेस्ट एग्जांपल मैं अभी आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले यार ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो आपको पता चल गया कि इन सभी डिवाइसेस, इन जैसे डिवाइसेस को मैनेज कर रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक कमांड दी कि यार मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंटर है, ठीक है। प्रिंटर का एग्जांपल सबसे सिंपल और इजी होता है समझना। तो मेरे पास क्या है, एक प्रिंटर है, ओके। अब मैंने एक ही टाइम पे 10 मेरे पास सिस्टम्स हैं और 10 के 10 सिस्टम को मैंने एक ही प्रिंटर से कनेक्ट कर रखा, ठीक है। और मैंने हर एक सिस्टम में क्या कर रखा है कि भाई एक कमांड दे रखी कि प्रिंट करके मेरे को फाइल दे दे। तो कुछ इस प्रकार हुआ कि मेरे को 10 पेजेस चाहिए अलग अलग, एक डिवाइस से एक पेज मैंने कमांड कर दी, ऐसा कुछ प्रोग्राम था, उसको मैंने चला दिया और मैंने सभी से प्रिंटर की रिक्वायरमेंट ले ली, ठीक है। अब मेरे को 10 पेजेस चाहिए। अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब कब कौन सा डिवाइस कनेक्ट होना चाहिए,
तो ये मेन काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब इसकी कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो भी देख लो तो बात समझ में आ जाएगी क्लियरली। तो डिवाइस मैनेजमेंट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स कंट्रोलिंग, यहाँ से क्लियर होने लगेगा क्या मतलब है इसका, कंट्रोलिंग द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, क्लियर होगी बात। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, लाइक डिस्क हो गई, माइक्रोफोन हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया। प्रिंटर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम जगह पे प्रिंटर का एग्जांपल आपको मिलता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिया था। तो ये सारे क्या हो गए, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए या फिर हार्डवेयर डिवाइस हो गए, जिनको कौन मैनेज कर रहा होता है, कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। और ये जो लाइन लिखी गई है, लास्ट वाली लाइन, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से मैनेज कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर्स। किससे मैनेज कर रहा होता है, ड्राइवर्स की हेल्प से। इन सभी के क्या होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, विदाउट ड्राइवर आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ ही नहीं कर सकते। जैसे प्रिंटर अगर आपको कनेक्ट करना है अपने सिस्टम के अंदर, अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर, तो आपको प्रिंटर का ड्राइवर, मतलब उसका ड्राइवर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। देन उसके बाद ही आप सक्सेसफुली प्रिंट आउट निकाल सकते हो। एंड सेम फॉर अदर डिवाइसेस। ठीक है, आईओ को मैनेज करता है, मतलब इनपुट आउटपुट को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इनपुट आउटपुट को किस तरीके से मैनेज कर रहा है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि यार इनपुट में हमने कमांड दी, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कुछ कमांड दी, अभी मैं बताऊँगा, एंड वो कमांड एग्जीक्यूट हुई। उसके बाद हमें दिया कि यार इस इनपुट के लिए हमें एटलीस्ट कुछ स्पेसिफिक आउटपुट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट्स है। अकॉर्डिंग टू द इनपुट डेटा हमें आउटपुट निकालने के लिए, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कुछ डिवाइसेस की नीड है। तो वो कौन डिवाइस मैनेज कौन कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट में वही दिया, सिंपल से एग्जांपल वही बताता हूँ। मेरे को प्रिंट करना है मेरी पीडीएफ को, ठीक है, तो मैंने प्रिंट किया पीडीएफ को। अब प्रिंट करने के लिए मेरे को किसकी नीड होगी, कौन से डिवाइस की नीड होगी, ऑब्वियस सी बात है प्रिंटर की। तो प्रिंटर मेरे को एलोकेट कौन करवाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करवाएगा। ठीक है, तो यही है, मैंने इनपुट दिया, ठीक है, मैंने क्या दिया यहाँ पे इनपुट। अब जो मेरा इनपुट है उससे जनरेट हो रहा है आउटपुट। ठीक है, अब आउटपुट मेरे को निकालना है तो भाई मेरे को डिवाइस की तो ज़रूरत होगी ही। तो यहाँ पे इस केस में कौन से डिवाइस की नीड पड़ रही है, मेरे को प्रिंटर की। तो ये करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिवाइस मेरे को कौन प्रोवाइड करवाता है, ये प्रोवाइड करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर रोल है, मेजर फंक्शन कह सकते हो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी मैनेज कर रहा होता है। तो ये एग्जांपल मैंने फिर से वही समझा दिया आपको, सिंपल सा ही, इंपॉर्टेंट था इसीलिए बता दिया। तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। एन इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम या आउटपुट सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड टू टेक एन एप्लीकेशन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। तो ये वही चीज़ बता रही है कि जो रिक्वेस्ट है इनपुट आउटपुट डिवाइस की, है ना, सेंड टू द फिजिकल डिवाइस, देन then take whatever responses come back from the device and send it to the application। ठीक है, अब फाइल क्या होती है, फाइल के अंदर आप डेटा का पूरा कलेक्शन बताते हो कि फाइल के अंदर नॉर्मली डेटाज होते हैं, ठीक है, या फिर कलेक्शन ऑफ डेटाज होते हैं। तो यार उन सारे डेटाज को या फाइल को मैनेज करना भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो फाइल के अंदर क्या सारी चीज़ होती है, रिकॉर्ड्स वगैरह होती हैं, फाइल के अंदर लोकेशंस हो सकती हैं, फाइल को कैसे क्रिएट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड देन फाइल को सेव कर रहे हैं, सेव कर रहे होते हैं तो कौन सी मेमोरी में यूज होती है, सेविंग के लिए हमने हमेशा ध्यान दिया है कि सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो रही होती है। एंड अगर उस फाइल को मेरे को रन करना है देन वो मेन मेमोरी में जाती है। तो सेव कहाँ होगी, सेकेंडरी मेमोरी में होगी। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो फाइल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है कि फाइल में आपके पास एक रूट डायरेक्टरी होगी। रूट डायरेक्टरी मतलब मेन डायरेक्टरी या फिर पेरेंट डायरेक्टरी कह सकते हो। ट्रू जी नामक मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट किए। फोल्डर मीन्स डायरेक्टरी, और फाइल्स आपको पता है फाइल के अंदर आप डेटा लिखते हो। ठीक है, तो ये सिंपली एक फ़ाइल बना ली, देन फिर सब डायरेक्टरी मतलब फिर से फोल्डर बना लिया, फिर फाइल बना ली, फाइल बना ली, फाइल बना ली। तो फाइल के अंदर डेटा इंसर्ट है। अब इन फाइल के अंदर आप मल्टीपल डेटास को रख सकते हो, डेटा को डिलीट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये सभी कौन हैंडल कर रहा होता है, ये सब हैंडल कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल का मतलब क्या है, जहाँ पे आप डेटा को इंसर्ट कर रहे होते हो। ठीक है, तो फाइल का मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा। दूसरा है डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी का दूसरा नाम क्या है भाई, फोल्डर। ठीक है, फोल्डर होती है डायरेक्टरी और कुछ नहीं होती है। तो फोल्डर के अंदर आप मल्टीपल, एक सिंगल फोल्डर के अंदर आप मल्टीपल फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो सेम ही है, एक सिंगल फोल्डर है विच इज़ डायरेक्टरी 2, इसके अंदर आप फाइल भी बना सकते हो, इसके अंदर आप दूसरे फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा है, सभी ने फाइल क्रिएट करी होगी, फोल्डर्स क्रिएट कर रखे होंगे, तो ये सब आपको पता ही होगा। तो फाइल का पूरा ट्रैक है ना, फाइल को कैसे मैनेज कर रहे होते हैं, तो ये सब कौन संभाल रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल चीज़ है, ये लिखा भी गया। अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेबल इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि
ये सब सेफ का और होती है, सेकेंडरी स्टोरेज में होती है, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज़ कि फाइल सिस्टम इज़ अ मेथड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज फाइल्स एंड द डायरेक्टरीज ऑन अ स्टोरेज डिवाइस। सिंपल सा टर्म यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एंड मेरे ख्याल से अब फाइल मैनेजमेंट भी आपको क्लियर ही हो गया होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा सिक्योर होगा तो यूज़र्स ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, है ना। पहले के टाइम पे जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते थे, सो दैट्स वाई ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार अपग्रेड होते हैं, है ना, नए नए आते हैं। तो क्यों नए आते हैं? बिकॉज उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक सिक्योर नहीं होगा ना, तब तक बंदा उसमें ट्रस्ट नहीं करेगा। तो सिक्योरिटी भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। आप लोग पासवर्ड वगैरह लगाते हो, ठीक है, पासवर्ड वगैरह लगाया तभी लॉगिन कर पाता है बंदा आपके सिस्टम के अंदर। तो पासवर्ड कैसे मैनेज हो रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही मैनेज हो रहा होता है। तो बेस्ट एग्जांपल हो गया पासवर्ड, ठीक, क्लियर है बात। इसके अंदर आप छोटी सी डेफिनेशन देख सकते हो कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसको फॉलो करता है? CIA को फॉलो करता है। CIA स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, CIA इसका शॉर्ट नेम है, CIA। तो इसी को कहते हैं CIA, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिक्योरिटी मैनेज कर रहा होता है और कुछ नहीं। बाकी यही सब चीज़ें कि वायरस वगैरह, ट्रोजन्स, वॉर्म्स, मालवेयर और हैकर वगैरह से बचा लेता है। तो यही सब है, सिक्योरिटी रीजंस है। अगर सिक्योरिटी अच्छी होगी तो डेफिनेटली यूज़र भी ज़्यादातर उसी चीज़ का यूज़ करेगा। एट द एंड जो लास्ट चीज़ है विच इज़ कॉल्ड यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस का दूसरा नाम क्या भैया? UI है, ठीक है। UI मतलब आपने GUI सुना होगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, CLI सुना होगा, कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये सारे इंटरफेसेस हैं। CLI में ऐसा है कि आप कमांड लिखोगे तब आपको चीज़ें ईजिली अवेलेबल होंगी। GUI मतलब आइकन्स हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब कि दिखने में वो काम बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे आप फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हो, राइट क्लिक करके फोल्डर क्रिएट कर ले, तो ये GUI है। तो ये एप्लीकेशंस हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पार्ट भी क्लियर है। इन कंप्यूटर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर कनेक्शन विद द कंप्यूटर टू यूज़र एंड देयर कनेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा ट्रांसफर। सिंपल सी लाइन लिखी गई है, इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। यूज़र इंटरफेस का मतलब यही है कि आपके पास दो वेबसाइट्स हैं, एक में स्टाइलिंग बेकार है या बैड है, दूसरे में क्या है, स्टाइलिंग अच्छी है। तो आप भी जान रहे हो आप कौन सी वेबसाइट यूज़ करोगे। ऑब्वियस सी बात है जिसमें स्टाइलिंग अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि विकीपीडिया में लगभग सारी चीज़ें लिखी होती हैं, उसके बारे में सारा आइडिया रहता है, बट आप विकीपीडिया कितनी बार यूज़ करते हो? बहुत ही रेयर चांस पे, क्योंकि उसमें स्टाइलिंग नहीं रहती, उसमें ढंग से लिखा नहीं रहता यार कि ये सारी चीज़ें हैं। बट उसी की जगह पे आप बाकी नॉर्मल वेबसाइट जिसमें अच्छी तरीके से स्टाइलिंग हो रही होती है वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे ही सेम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र फ्रेंडली होगा तो आप उसको ज़्यादा यूज़ करोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि यार मोस्टली एकदम जो इसमें आपको पूरी कमांड लिखनी पड़ रही हो वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करो, तो नहीं होता है। विंडोज़ इसीलिए है, मैक OS इसीलिए है जिसमें कि यार यूज़र इंटरफेस बहुत ही प्यारा है, ठीक है। तो ये मेन फंक्शंस के अंदर हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है। अगर आप लोग गूगल वगैरह करोगे और गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल में फाइंड करोगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग गूगल वगैरह करते हो तो आपको यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलेंगी, बट जो चीज़ें हैं गूगल में वो ज़्यादा क्लियर कट नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको जो गोल्स हैं वो दो कैटेगरी में आपको ज़्यादातर डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। फर्स्ट वन इज़ योर प्राइमरी गोल्स एंड द सेकंड वन इज़ योर सेकेंडरी गोल्स, इस तरीके से लिखा होगा। तो एक बारी मैं दोनों चीज़ें समझा देता हूँ अकॉर्डिंग टू द गूगल कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स हैं वो किस तरीके से हैं। प्राइमरी गोल में कुछ ऐसे गोल्स हैं जो कि डायरेक्टली जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यूज़र इंटरफेस वगैरह वगैरह एंड दुनिया भर की चीज़ें कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले UI अच्छा होना चाहिए एंड देन बाकी चीज़ें होनी चाहिए, मैक्सिमम CPU यूज़ होना चाहिए, ठीक है, जो कि एक्चुअल गोल भी है। तो इस तरीके से प्राइमरी गोल के अंदर है। एंड सेकेंडरी गोल्स के अंदर यही है कि फाइल मैनेज होनी चाहिए, प्रोसेस मैनेज होनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो अपन ने अभी मैनेजमेंट या फिर जो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी मैनेजमेंट्स पढ़े वो सब अपन ने जो कवर कर रखे हैं वो इधर दे रखे हैं सेकेंडरी और प्राइमरी के अंदर कुछ कुछ। तो वो ठीक भी है वैसे, बट वो एक्चुअल क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर वो सारी चीज़ें आप लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए वो मैं अब आपको बता देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रू इंजीनियर के कॉन्सेप्ट, ठीक है, सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट गोल ये है कि यार जितनी भी हाई प्रायोरिटी जॉब्स होंगी, हाई प्रायोरिटी की जॉब्स होंगी उनको पहले रन करेंगे, ठीक है, हाई प्रायोरिटी जॉब्स को रन करेंगे। तो हाई प्रायोरिटी की जॉब कुछ इस प्रकार की जॉब हैं जो कि यार आपका जो नॉर्मल मान लो है ना प्रोसेस रन हो रही है। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी मेमोरी की जो भी जॉब्स यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी है, इधर मल्टीपल प्रोसेस पड़ी हुई है या प्रोग्राम पड़े हुए हैं, अब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं
तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोसेस के अंदर, ठीक है। अब मेन मेमोरी में जो रन होता है उसे कहते हैं अपन प्रोसेस, ठीक है। मान लो ये फर्स्ट वाली जो प्रोसेस है वो रन हो रही है यहाँ पे, तो उसका नाम दे देते हैं P1। तो अब ये जो प्रोसेस है, कुछ भी प्रोसेस हो सकती है। मान लो कि आपने गूगल में जाके ब्राउज़र ओपन किया एंड उसमें जाके यूट्यूब सर्च किया और ट्रू जो है की वीडियो देख रहे हो, तो ये आपकी पहली प्रोसेस है, तो ये ठीक है, ओके। तो ये तो हो गई भैया, नॉर्मल प्रोसेस रन हो रही है। बट कल को यार आपका मान लो सिस्टम में आ रही है एंटीवायरस वगैरह हो गई, जो हाई प्रायोरिटी जॉब्स होती हैं, तो एंटीवायरस जॉब को रन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो उनको रन करना एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्रायोरिटी जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए जो मेन गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो यही है कि भैया हाई प्रायोरिटी जॉब्स रन होनी चाहिए, तो इनको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ। दूसरे गोल की अगर मैं बात करूँ, दूसरा इंपॉर्टेंट गोल ये है कि जो आपका CPU है ना, उसको फ्री नहीं बैठना। तो CPU को फ्री नहीं बैठना चाहिए, तो CPU फ्री को क्रॉस कर देते हैं। मतलब कि CPU ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, या फिर CPU यूज़ कर, या CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होगा, ठीक है। यूटिलाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए, हाई CPU यूटिलाइजेशन आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये इंपॉर्टेंट बात मतलब क्या भैया, ये क्या हो रहा है हाई CPU का यूटिलाइजेशन? तो यार नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल देखो प्रोग्राम रहते हैं, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम को एक एक करके रन करना है, तो रन करने के लिए CPU की रिक्वायरमेंट है, ओके। अब मान लो कि यार आपके पास इतनी सारी प्रोग्राम्स या प्रोसेस हैं, प्रोसेस में अब आपको एक एक करके एग्जीक्यूट करना है। अब उसके लिए आपको डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होगी, हो सकता है IO डिवाइसेस हो सकता है CPU हो। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि CPU जितना ज़्यादा यूज़ होगा ना, उतना ही बेस्ट कंडीशन होगी कि आपका OS का एक्चुअल काम उतना ही बढ़िया होगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमेशा अगर आपसे कोई गोल पूछ रहा है, तो गोल में उसको ज़रूर बताएं कि यार हाई CPU का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। यही आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि प्रोसेस स्टारवेशन ना हो, है ना। ये नहीं होना चाहिए प्रोसेस स्टारवेशन। प्रोसेस स्टारवेशन का मतलब ये है कि यार आपके पास मान लो इधर बहुत सारी प्रोसेस हैं, है ना। अब ये सब एक एक करके लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। नॉर्मली यही होता है, नॉर्मल सबका प्रायोरिटी सबकी नॉर्मल है। अब मान लो पहली स्टार्ट हुई P1 को लग रहा है फॉर एग्जाम्पल अपन एज्यूम कर रहे हैं P1 को जो टाइम लग रहा है ना, एग्जीक्यूशन टाइम जो इसका बहुत ज़्यादा हाई है, मान लो 10 मिनट्स है। और जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे P2 रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं P2। यहाँ पे जो P2 रखा हुआ है उसको सिर्फ चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको सिर्फ चाहिए 2 सेकेंड का टाइम। 2 सेकेंड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसको 2 सेकेंड चाहिए जिससे कि उसका पूरा जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाए। बट यार इसको P2 को 10 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो प्रायोरिटी है P2 की नॉर्मल प्रायोरिटी है, और इसका भी नॉर्मल। तो इसके हिसाब से क्या होगा, जो फर्स्ट आएगा क्यू के अंदर ये होता है ना, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है क्यू डेटा स्ट्रक्चर, अगर आपने पढ़ा होगा। तो P1 पहले आ गया तो P1 एग्जीक्यूट होगा। सो ये जो टाइम लग रहा है 10 मिनट का, ठीक है, तो उस चक्कर में P2 को टोटल 10 मिनट तो इंतज़ार करना ही करना पड़ेगा, और 2 सेकेंड इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट जॉब होगी फिर उसको टोटल अभी 10 प्लस 0 पॉइंट कितना कितना होगा 2 सेकेंड्स का, ठीक है, उतना टाइम उसको वेस्ट करना पड़ेगा। तो P3 को और डिले लगेगा, ऐसे ही P4 को। अब मान लो इसमें से बहुत सारी प्रोसेस हैं जिनको जो जल्दी टाइम में ख़त्म हो जाएंगे, जैसे P2, तो फालतू इतना टाइम वेस्ट ना करें। तो इसीलिए यही है कि जो ऐसी एल्गोरिथम बनाई जाए, या ऐसी मेथड यूज़ हो, या ऐसी CPU शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम अगर आप पढ़ोगे आगे चल के, तो वहाँ पे मैक्सिमम यही होता है कि प्रोसेस स्टारवेशन को हम कम से कम ही करते हैं, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट गोल है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ कॉल्ड सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंगल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नाम से क्या समझ में आ रहा है कि यार सिंगल है प्रोसेस, अब एक ही प्रोसेसर होगा, ठीक है। प्रोसेसर क्या होता है, CPU का क्या नाम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो वो एक ही है। अब यार ये जो डायग्राम है उससे सीखते हैं थोड़ा सा, और डायग्राम थोड़ा सा ब्लर है, तो मैं अगर आपको ध्यान से समझा दूँ एक चीज़, तो ये जो पार्ट दिख रहा है दिस इज़ योर एप्लीकेशन 1। तो कुछ प्रोग्राम होंगे जैसे कि आप एक टैब में मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम होगा कि आपने कुछ और खोल रखा हो लैपटॉप में, ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, क्लियर बात। तो प्रोग्राम्स कह लो, प्रोसेस कह लो, ये चीज़ है। और ये बीच में पड़ा है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डायग्राम समझना, मज़ा आ जाएगा। और लास्ट में क्या पड़ा है, प्रोसेसर, ठीक है। अब ये जो प्रोसेसर है वो क्या है, सिंगल है, सिर्फ एक ही प्रोसेसर है। या फिर प्रोसेसर की जगह पे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, CPU भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो प्रोसेसर कह लो या CPU कह लो, तो यहाँ पे क्या है, सिंगल प्रोसेसर है। तो ये जो डिनोट कर रहा है वो इसी को डिनोट कर रहा है, क्लियर हो गई बात।
तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं या मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करना है आपको, सिर्फ वो सिंगल प्रोसेसर से ही रन हो पाएगा। ये बहुत पहले यूज़ हुआ करता था सिंगल प्रोसेसिंग या फिर सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों भैया ऐसा क्या? क्योंकि यार इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। पहली दिक्कत क्या है, मान लो यहाँ पे जो एप्लीकेशन 2 पड़ा है उसको एग्जीक्यूट होना है, और उसको एग्जीक्यूट होने के लिए जो टाइम लग रहा वो लग रहा 2 सेकेंड, और ये जो पहला एप्लीकेशन है या पहला प्रोग्राम है उसको मतलब रन होने में लग रहा है 10 मिनट्स, जो भी अपन ने पिछले समझा था गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, प्रोसेस के स्टारवेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर ऐसी कुछ प्रोसेस आ रही तो फिर दिक्कत ही है, क्योंकि यार ये 10 मिनट का इधर इंतज़ार करेगी, फिर इसको 2 सेकंड के लिए ही रन हो रहा था, तो फालतू का 10 मिनट क्यों वेट करना, ठीक है। अब जैसे कि अभी यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में अभी क्या मिला था, एक पॉपअप मिला था, ठीक है। तो पॉपअप क्या दिखा रहा था, वो पॉपअप भी एक तरीके का प्रोग्राम ही हुआ, ठीक है। तो जो पॉपअप अभी आया था मेरे स्क्रीन में, तो वो पॉपअप क्या दिखा रहा था, वो था भैया हाई प्रायोरिटी का था, ठीक है। एक जगह पे अपनी एक विंडो पे मेरी जो वीडियो है उसमें एक विंडो पे ये खुला है जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ वाइट पेज, ठीक है। और नीचे क्या आया, पॉपअप आया। तो पॉपअप क्या है, हाई प्रायोरिटी जॉब है। पॉपअप क्या है भाई, हाई प्रायोरिटी जॉब है, ठीक है। अब हाई प्रायोरिटी की जॉब एग्जीक्यूट होनी चाहिए टाइम पे, पर इधर टाइम लग रहा है 10 मिनट, इधर 2-5 जितने भी सेकंड लग रहे हैं। अब मान लो इसको भी पॉपअप तुरंत ही डालना, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस वाला जो टाइम है इसको स्टॉप कर देगा, इस एप्लीकेशन को, और तुरंत पॉपअप दे देगा। तो ये प्रोसेस सिंगल में काम नहीं हो रही थी, सिंगल प्रोसेसर में ये काम नहीं हो पा रहा था कि पॉपअप या जो हायर प्रायोरिटी की जॉब थी वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो दैट्स वाई सिंगल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आज के टाइम पे यूज़ नहीं होता। आज के टाइम पे मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टीटास्किंग प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं, और अच्छे खासे और अच्छे प्रोसेसर यूज़ होते हैं। तो वहाँ पे सिंगल प्रोसेसर का काम समझ में आ गया क्या दिक्कत थी। एकदम करेक्ट टाइम पे मेरे को पॉपअप भी दिखा, जिससे कि मैं आपको समझा सका। इस प्रोसेसर के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेसर है, ठीक है। ओनली वन प्रोसेसर, ओनली वन CPU है जो कि ये दिख रहा। अब एक ही CPU है तो भाई इतनी सारी प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करना, तो सबसे दिक्कतदायी काम क्या होगा, इससे क्या समझ में आ रहा है, एक CPU होने से आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती। सबसे पहला कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें कर देगा। कैसे टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है भैया, यहाँ पे अगर देखो तो ये 10 मिनट का काम है। अब यहाँ पे मल्टीपल CPU लगे होते हैं या मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, तो एक इस एप्लीकेशन को रन कर रहा होता है, दूसरा पैरेलली दूसरे को रन कर रहा होता है, तो इसमें जो टाइम था वो कम से कम लग रहा होता, बट यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग है या फिर टाइम ज़्यादा लग रहा है बिकॉज ऑफ वन प्रोसेसर होने के कारण ये दिक्कत दे रहा है। मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं तो हर एक प्रोसेसर या फिर OS कुछ इस तरीके से आपको एप्लीकेशन को प्रोसेसर अलॉट कर रहा होता, जिससे कि यार ये प्रोसेसर इस एप्लीकेशन को रन करे तो अगला किसी और को रन कर रहा होता, एंड इस तरीके से काम आपका आसान हो जाता और आपको पता भी नहीं चलता कि किस टाइम पे क्या हो रहा है, ठीक है। आज के टाइम पे जो एक्चुअल प्रोसेसर यूज़ होता है वो इसी टाइप के होते हैं, जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, और आप देखोगे कि आप मल्टीपल चीज़ें रन कर रहे होते हैं तो लैग फील नहीं होता आज के टाइम पे, ठीक है। जितने भी नए सिस्टम्स हैं, नए सॉफ्टवेयर्स या नए लैपटॉप अगर आप देखोगे, नए फ़ोन्स देखोगे, तो उसमें लैग कम से कम होने लग गया। पहले में बहुत ज़्यादा लैग होता था। पहले आप गूगल खोलते तो आपको भाई जो ब्राउज़र है उसमें क्लिक करते फ़ोन से तो उसी को ओपन होने में 2-5 सेकंड लगते हैं, बट अभी के इंस्टेंट फ़ोन, अभी नए नए फ़ोन जो है उसमें इंस्टेंट ओपन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर्स के होता है। दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि सिंगल प्रोसेसर था। दूसरा एक और डिमेरिट है कि इसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है एक ही टाइम पे। ये लिखा है ओनली वन प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम। मतलब जैसे कि मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसका कलर ले लेते हैं ग्रीन। अगर एप्लीकेशन 1 या प्रोग्राम 1 एग्जीक्यूट हो रहा ना, तो मैंने बता दिया उसको लग रहा है 10 मिनट, तो पूरा ही रन होगा, वो 10 मिनट तक रन होगा, बाकी ये सब वेटिंग में रहेंगी, ठीक है। इससे क्या दिक्कत होगी, इससे दिक्कत ये होगी कि यार जो हाई प्रायोरिटीज़ हैं जॉब है, ठीक है, इससे दिक्कत कुछ इस प्रकार हो रही कि जो हाई प्रायोरिटी की जॉब है, यहाँ पे पॉपअप आया था तो इन नए सिस्टम में पॉपअप आ जाता है, तुरंत ही सारे प्रोग्राम तब भी रन करते हैं प्रॉपरली। बट सिंगल प्रोसेसर में क्या होगा कि यार अगर ऐसा हाई प्रायोरिटी जॉब आ जाए, जैसे एंटीवायरस की जॉब हो जाए, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती थी जब तक स्टार्टिंग के प्रोग्राम्स या स्टार्टिंग की जॉब्स या स्टार्टिंग के प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाते एग्जीक्यूट होते तब तक दूसरा एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो इसमें ये लिखा है कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। अब बैच प्रोसेस और सिंगल प्रोसेस में एक छोटा सा अंतर है। सिमिलैरिटी मैं बता देता हूँ, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। दोनों में ये चीज़ की सिमिलैरिटी है कि इसमें जो CPU है वो सिंगल ही होने वाला है, ठीक है। पिछले में जो अपन ने सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था उसमें भी CPU क्या था, सिंगल ही था, और बैच में भी क्या है, सिंगल ही CPU है। तो ये सिमिलैरिटी है।
अब थोड़ा बहुत अंतर क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखो जॉब्स भी लगभग वही हैं, n नंबर ऑफ जॉब्स हैं, ठीक है, ये भी सिमिलर ही होगी, हर उसमें तो सिमिलर ही होगी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिमिलर जॉब्स को अलग अलग बैचेस में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे जॉब 1 और जॉब मान लो 3, ऐसे करके 3 4 5 6 n तक जॉब है, तो जॉब 1 और जॉब 3 सेम लगभग सिमिलर ही काम कर रही है, तो उसको एक बैच के अंदर बना देगा, ठीक है। ऐसी जॉब 2, जॉब 5 एंड जॉब 8, ऐसी कोई सी रैंडम सी जॉब वो सिमिलर काम कर रही होगी, तो उसको एक अलग बैच बना देगा। तो मतलब मल्टीपल सिमिलर जॉब्स को वो क्या कर देगा, अलग अलग बैचेस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब बैचेस में कन्वर्ट करके फिर उसको सीपीयू असाइन हो जाएगा, बट सीपीयू यहाँ पे भी सिंगल ही है, ठीक है, सिंगल प्रोसेसिंग ही है, यहाँ पे भी सिंगल ही प्रोसेस हो रही है, एक एक करके ही हो रही है। अब वहाँ पे एक एक जॉब डायरेक्ट प्रोसेस नहीं हो रही, यहाँ पे क्या हो रही, बैच हो रही है। फॉर एग्जांपल इस बैच में मान लो 2 जॉब्स हैं, एक मैंने डाल दिया J1 और J3 पहले वाले में, ठीक है। तो J1 J3 की प्रायोरिटी हाई है, मतलब क्यू में इसमें भी वही लगेगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही रहेगा, क्योंकि क्यू डेटा स्ट्रक्चर फॉलो होता है, तो क्यू के हिसाब से जो पहले आया वही एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या J1 और J3 है जो कि सिमिलर हैं जॉब्स, तो उनको एक बैच में बना दिया। अब ये दोनों पहले एग्जीक्यूट होंगी, है ना, सीपीयू पहले इन्हीं को असाइन होगा, सीपीयू इन्हीं जॉब्स को एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर होगी बात। अब आपको पता है कि यार J3 से पहले J2 होगा कहीं ना कहीं, बट उसकी जॉब सिमिलर है कहीं इधर, मान लो इधर है J2 J5 एंड J6, तो ये सिमिलर जॉब्स हैं, तो इधर फिर उस पहले ये दोनों एग्जीक्यूट होंगी जॉब्स, देन उसके बाद ये सारी एग्जीक्यूट होंगी, एंड ऐसे कर करके सारी रिमेनिंग बैचेस क्रिएट होंगे। अब बैच कौन बनाता था उस टाइम पे, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा होता था उस टाइम पे बैच, पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली नहीं बनाता था, एक ऑपरेटर होता था, ऑपरेटर बनाता था काम, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको बारे में लिखा है, एक चीज़ लिखी गई है, इन दिस सिस्टम द यूज़र डिड नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर सिस्टम। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। Instead, the user preparing a job which consists of programming data and some control information and then submitted to the computer operator। मैंने क्या बताया, कंप्यूटर ऑपरेटर को देता था जॉब्स बना के, ठीक है, फिर वो क्या करता था उस हिसाब से बैचेस में कन्वर्ट करता था। तो आप समझ लो कि ये सारी जॉब्स जो हैं इनको कौन देख रहा होता है कि भाई इन सब का कौन कौन सा बैच असाइन होना है, वो ऑपरेटर देख रहा होता है, ठीक है। देन ऑपरेटर देखने के बाद बैचेस क्रिएट होते थे एंड एक एक करके बैच एग्जीक्यूट होते थे। अब बैच में क्या होता था, बैच में जो भी सिमिलर जॉब्स होती थी, जैसे J1 और J3 सिमिलर टाइप की जॉब है तो वो एग्जीक्यूट होती थी, ठीक है। ऐसी रिमेनिंग जॉब्स जो सिमिलर टाइप की उनका अलग बैच बनाते थे, एंड देन ऐसे करके सारे बैच क्रिएट होते थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर में मेंटेन करते थे इनको, तो क्यू में क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, जो पहले आया वही पहले सर्व होगा, ठीक है, या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है बिकॉज ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये लिखा गया, प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन ऑर्डर इन विच दे आर रिसीव्ड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो यही ऑर्डर में क्या होता था, आपको CPU यूटिलाइजेशन इसी तरीके से, मतलब CPU का यूज़ मिलता था हर एक बैच, ठीक है। जो बैच पहले आया उनके अंदर जितनी भी जॉब्स हैं वो पहले एग्जीक्यूट हो, जैसे J1 और J3 इस बैच मतलब पहले बैच के हैं, तो इनको पहले CPU मिल जाएगा और इस तरीके से CPU का यूटिलाइजेशन हो जाता था। व्हेन अ जॉब इज सक्सेसफुली रन द ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज इट्स मेमोरी। जैसी जॉब फाइनली एग्जीक्यूट अच्छी तरीके से हो जाती थी तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता था कि उनका जो मेमोरी है उससे भी उसको रिलीज़ कर देता था। तो इस तरीके से आप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को बता सकते हो। ये बैच OS जो थे वो भी क्या थे, सिंगल CPU के थे, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या था, उसमें भी क्या था, सिंगल CPU था, ठीक है। मतलब कि यार एक ही बारी में फर्स्ट बैच जो आ गया क्यू के अंदर, मान लो ये वाला बैच है, तो ये बैच की सारी जॉब्स एक एक करके एग्जीक्यूट होंगी, फिर ये ख़त्म हो गई, इनको रिलीज़ कर दिया जाता था, फिर नेक्स्ट जॉब। तो इससे मान लो कि यार J6 की प्रायोरिटी अच्छी खासी है ना, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होनी, वो बाद में एग्जीक्यूट होनी है। तो इस तरीके से जॉब का काम होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में भी यार वही सिमिलैरिटी है कि जो CPU होने वाला है वो सिंगल ही होने वाला है।
बट मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बैच ओएस और सिंगल ओएस से बहुत ही बेटर है, बहुत ही ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जब हमने आपको गोल्स ऑफ ओएस पढ़ाया था तो वहाँ पे आपको बताया था कि सीपीयू सबसे ज़्यादा यूज़ होना चाहिए, यही अपना मेन गोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, गोल ऑफ ओएस में अपन ने यही पढ़ा था। ठीक है, कि सीपीयू और सीपीयू का जो यूज़ है वो मैक्सिमम होना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, तो मतलब ये फिर अच्छी बात हो जाएगी। तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में यही मेन फैक्टर है कि यार सीपीयू का यूज़ जो है अच्छा होता है। अब यहाँ पे क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल जॉब्स हैं। ठीक है, जो कि ये रही जॉब 1 या जॉब ABC नाम से यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये आपकी मल्टीपल जॉब्स हैं। ठीक है, क्लियर है बात। अब ये जो मल्टीपल जॉब्स हैं ना, ये क्या कर रही हैं, ये सारी जॉब्स एक एक करके एग्जीक्यूट होंगी क्योंकि क्यू के अंदर पड़ी है। ठीक है, तो जॉब ए सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। अब मान लो जॉब ए थोड़ी देर तक एग्जीक्यूट हुई, फिर उसके बाद इस जॉब में मान लो प्रिंटर की नीड पड़ी, मतलब इनपुट आउटपुट इसको करना है। ठीक है, IO डिवाइसेस की नीड पड़ गई, प्रिंटर क्योंकि आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मान लो इनपुट आउटपुट डिवाइस की इसको नीड पड़ गई, तो मैं लिख देता हूँ I/O विच इज़ इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट की इसको नीड पड़ गई, तो इनपुट आउटपुट की जब नीड पड़ गई तो जॉब बी जो है वो वेट ना करते रहे जब तक उसका आउटपुट या इनपुट आउटपुट होता ना है, तब तक उसको वेट नहीं करना। तो ये सिनेरियो में क्या होगा कि जॉब ए जो है वो इनपुट आउटपुट करेगी, एंड साथ ही साथ क्या करेगी, जॉब बी जो है वो क्या करेगी भैया, CPU का यूज़ कर लेगी। ठीक है, तो पैरेलली दोनों काम हो रहे हैं। जॉब ए को इनपुट आउटपुट डिवाइस मिल गया और जॉब बी को CPU मिल गया, मतलब जॉब भी एग्जीक्यूट होने लग गई। तो एक ही टाइम पे दोनों निशाने हो गए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि CPU कम से कम फ्री रहा और ज़्यादा से ज़्यादा CPU का यूज़ हुआ। ठीक है, तो ये वही लिखा है। जॉब ए पहले एग्जीक्यूट हुई थोड़ी देर तक, फिर उसको पता चला कि यार यहाँ पे प्रिंटर की नीड है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने थोड़ी देर तक क्या किया, डॉक्यूमेंट को रीड किया, फिर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स एडजस्ट किए। ठीक है, उसके बाद आपको प्रिंट करना है। ठीक है, फिर प्रिंट करते समय आपको पता चला कि यार इनपुट आउटपुट तो मुझे चाहिए ही, मशीन चाहिए या फिर ऐसा हार्डवेयर चाहिए जो आउटपुट प्रोड्यूस करे। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड प्रिंटर। तो मुझे उसकी नीड है। तो जब तक वो प्रिंट हो रहे हैं तब तक मैं ऐसा करता हूँ, जॉब सेकंड या जॉब बी को एग्जीक्यूट करा देता हूँ, उसको CPU दे देता हूँ। तो यही है कि जॉब ए चले गई इनपुट आउटपुट के लिए सेकेंडरी स्टोरेज में, और जॉब बी को क्या मिल गया, CPU मिल गया एग्जीक्यूशन के लिए। तो मतलब ये हो रहा है कि जॉब ए CPU से डायरेक्टली कहाँ एग्जीक्यूट हो रही, CPU एग्जीक्यूट कर रहा था, उसके बाद कहाँ चलेगी, सेकेंडरी मेमोरी में, और देन जॉब भी इधर आ गई। तो बात क्लियर है क्या हो रहा है। तो ये चीज़ है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कर देती है, मल्टी प्रोग्रामिंग में CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, बिकॉज पहले CPU एक के लिए अलॉट था, फिर जैसे ही उसका CPU वाला काम हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, उसका काम एग्जीक्यूट हो गई फाइल जॉब ए जो भी है, फिर उसको इनपुट आउटपुट की नीड पड़ी और वो उसको अलॉट कर दिया CPU ने इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी में चले गया। फिर जॉब भी इंस्टेंटेनियसली क्या हुआ, साइमल्टेनियसली कहूँगा, इंस्टेंटेनियसली या साइमल्टेनियसली, जॉब बी को CPU मिल गया। CPU मिल गया तो जॉब भी एग्जीक्यूट होने लगी। तो फाइनली ये हमको पता चला कि यार इससे जो है CPU मैक्सिमम यूज़ हो रहा, तो CPU यूटिलाइजेशन इसमें बढ़ गया। ठीक है, ये बात हमने समझ ली। तो अब यहाँ पे जो चीज़ देखी आपने कि पहले जॉब ए को CPU मिला था, फिर उसको इनपुट आउटपुट मिल गया, और फिर देन जॉब बी को CPU मिल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जॉब ए का जब CPU मिल रहा था जॉब ए को, ठीक है, CPU जब जॉब ए को मिल रहा था उसने एग्जीक्यूट कर दिया, फिर उसको इनपुट आउटपुट की नीड पड़ी, तो उसने क्या किया, सीधे CPU से डायरेक्टली वो कहाँ चले गया, इधर चले गया सेकेंडरी मेमोरी में इनपुट आउटपुट करने। ठीक है, और जॉब बी को क्या मिल गई, CPU मिल गया। तो इसी को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह स्विच कर लेते हो। स्विच का मतलब समझते हो ना, जॉब स्विचिंग। जॉब स्विचिंग में क्या होता है कि एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल आकाश नाम का पर्सन है, वो पहले यार किसी XYZ कंपनी में जॉब करता था। ठीक है, वो पहले किसी कंपनी में जॉब करता था। ओके, अब उसको हो गया 1 साल, अब वो चले गया दूसरी जगह, तो उसने जॉब करने लग गया इस कंपनी में। तो आकाश ने क्या किया, इस कंपनी से इस कंपनी में स्विच मार दिया, बदल दिया, है ना, एकदम से उसने ये कर दिया। तो इसी को कहेंगे स्विचिंग, जॉब स्विचिंग ही हो गई। अब आकाश का सिनेरियो हटा के ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टर्म आता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या है, एक तरीके का मेथड या टेक्निक है जिससे क्या होता है, OS क्या करता है, स्विच करता है डिफरेंट प्रोसेसेस को। ठीक है,
जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ, जॉब ए पहले एग्जीक्यूट हुई, फिर जॉब ए को क्या हुआ, आईओ मिल गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस मिल गया। उस टाइम पे जॉब ए एग्जीक्यूट हो रही थी, तब तक ठीक चल रहा था, बट जैसे ही उसको इनपुट आउटपुट मिल गया और जॉब बी को सीपीयू मिल गया, तो इस एग्जीक्यूशन में क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट की स्विचिंग हो गई। ठीक है, तो ये काम हुआ, मतलब कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच करने लग गया दोनों प्रोसेसर्स के बीच में। तो वो चीज़ है। अब इसको अच्छी तरीके से समझते हैं विद डेफिनेशन एंड डायग्राम। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग रेफर्स टू अ टेक्निक और मेथड यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्विच द प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखी गई है, फ्रॉम अ गिवन स्टेट टू द अनदर स्टेट। मतलब समझ गए ना, पहले वो एग्जीक्यूट हो रहा था, फिर उसको आईओ मिल गया और सेकंड वाले को सीपीयू मिल गया, तो ये स्विचिंग हो गई। वन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स फंक्शन यूजिंग द सीपीयू प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो इस तरीके से आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को बता सकते हो। मेरे ख्याल से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टर्म जो है वो क्लियर हो गया। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किस प्रकार होती है, एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाने का ट्राई किया। सबसे पहले क्या हुआ, मैं आपको एक एक करके हर एक चीज़ समझाऊंगा जिससे कि पूरा पार्ट क्लियर हो। पहले प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हुई, P2 वेटिंग में। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इस लाइन पे क्या हो रहा है, इस लाइन पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, क्या P1 एग्जीक्यूट हो रही है, P1 को क्या मिल गया, CPU मिल गया। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, P1 को यहाँ पे शुरू में CPU मिल गया। फिर थोड़ी देर क्या हुआ, CPU आइडल रहा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लाइन स्ट्रेट नहीं है, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, CPU आइडल रहा। आइडल का मतलब क्या हुआ, CPU ने किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं किया, CPU बैठा है फ्री। ठीक है, इतने टाइम तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर क्या हुआ, CPU एग्जीक्यूट तो हुआ, इसको करते हैं कॉपी और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। फिर क्या हुआ, CPU एग्जीक्यूट तो कर रहा है प्रोसेस को, बट इस बार किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है CPU, इस बार प्रोसेस नंबर 2 को कर रहा है। ध्यान से देखो, प्रोसेस नंबर 2 को एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ पे फ्री बैठा है, मतलब सिर्फ प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट हो रही। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किस फेज में हुई, पहले P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, फिर P2 एग्जीक्यूट होने लग गया। ये समझ रहे हो, तो ये स्विच हो गया, CPU ने पहले P1 को एग्जीक्यूट किया, फिर CPU फ्री बैठा इतने टाइम तक, फिर P2 को एग्जीक्यूट कर दिया। फिर क्या हुआ, यहाँ तक CPU फिर से फ्री हो गया। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो बैठा कि यहाँ पे जो CPU तुम्हारा यहाँ तक फ्री बैठा। ठीक है, फिर CPU ने क्या कर दिया कि ये जो P2 तक उसने एग्जीक्यूट किया, वापस से वो चले गया P1 में। अब वो वापस P1 क्यों गया होगा, सोच के देखो। पहले यहाँ पे CPU चल रहा था बढ़िया, ठीक है, फिर मान लो उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस की नीड पड़ गई। ठीक है, यहाँ पे कहीं इनपुट आउटपुट डिवाइस की नीड पड़ गई, तो उसने सोचा फ्री बैठने से अच्छा मैं CPU जो है प्रोसेस नंबर 2 को ही मिल जा देता हूँ। तो OS ने क्या किया, प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट कर दिया। अब प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट हो गई, अब वो वापस क्यों गया, वापस P1 में क्यों गया, बिकॉज IO का काम उसका पूरा हो गया था। जैसे उसने प्रिंट मारी, फॉर एग्जाम्पल कमांड उसने प्रिंट डाली, तो प्रिंटर ने सारे प्रिंट निकाल दिया। अब मान लो उसमें कुछ CPU का थोड़ा सा पार्ट रह गया, तो वापस से क्या होगा, CPU जैसे उसका प्रिंटर वाला काम खत्म हो गया, तो वापस से CPU किसको मिल जाएगा, P1 को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो स्विच हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, 2 से वापस 1 में आ रहा है, 1 से वापस 2 में जा रहा है, फिर 2 से वापस 1 में आ रहा है। तो दिस इज योर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मेरे ख्याल से पार्ट क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक टर्म देखोगे कि हर एक स्टेट को सेव कर रखा है, सेव स्टेट इनटू PCB। सेव स्टेट रिलोड कर रहा है, यहाँ पे सेव कर रहा है, रिलोड कर रहा है। अब सेव और रिलोड कहाँ कर रहा है, PCB में कर रहा है। अब PCB जिसको नहीं पता है वो मैं बता देता हूँ, और इसको अपन डिटेलिंग में समझेंगे बहुत ही तरीके से। वैसे तो डिटेलिंग में अपन ने बहुत सारी चीज़ें समझ ली आज इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हमने आपको मल्टी प्रोग्रामिंग समझाया, देन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग समझा दिया, एंड मेरे ख्याल से दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल रहे होंगे। अब PCB की बारी है। ठीक है, तो PCB का पूरा नाम है यार क्या, PCB का नाम है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नाम से समझ में आ रहा है कि क्या कर रही होगी, प्रोसेस को कंट्रोल करने का ब्लॉक है। मतलब कि यार जो ये प्रोसेस है P1 P2 P3 P4 ऐसे करके n नंबर ऑफ प्रोसेस है, तो इन सभी का पूरा एक तरीके से कलेक्शन कहलाता है PCB। PCB के अंदर यार सारी चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PCB का पूरा नाम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, सारी चीज़ें सेव हो रही होती हैं। जैसे PCB के अंदर क्या क्या चीज़ें स्टोर होंगी कि सबसे पहले हर एक प्रोसेस की क्या होती है, यूनिक ID होती है ना। तो PCB के अंदर ID सेव होगी, PCB के अंदर सारा डेटा सेव होगा जो कि प्रोसेस से रिलेटेड होगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया
कि पीसीबी के अंदर आपको मिलेगी यार पीसी प्रोसेस की आईडी, है ना, P1 P2 ऐसे जो मैं आपको समझा रहा हूँ शॉर्ट वे में, वो प्रोसेस की आईडी है। ऐसी पीसीबी के अंदर आपको दूसरी चीज़ मिल सकती है, प्रोसेस स्टेट, फिर प्रायोरिटी मिलेगी, फिर उसके बारे में प्रोग्राम काउंटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, फिर सीपीयू रजिस्टर, पीसीबी का पॉइंटर जो कि पॉइंट करा होता है, ठीक है, फिर उसके बाद प्रोसेस आईओ स्टेटस पता चलेगा। तो इस तरीके से प्रोसेस की पूरी इन्फॉर्मेशन कौन स्टोर कर रहा होता है, पीसीबी कर रहा होता है, ठीक है। प्रोसेस की पूरी होल इन्फॉर्मेशन कौन स्टोर कर रहा होता है, पीसीबी। तो एक पीसीबी की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो पीसीबी एक तरीके का क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। पीसीबी क्या है, एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, और डेटा स्ट्रक्चर है मतलब कुछ ना कुछ तो स्टोर कर रखता है। तो क्या स्टोर करके रखा रहता है, स्टोर करता है ये प्रोसेस की सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब नाम से समझ में आ रहा है कि टाइम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स होंगे। टाइम शेयरिंग में क्या है, मल्टीपल यूज़र्स हैं, क्लियर है बात। तो यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स के बीच में शेयरिंग हो रही है, और सिंगल सीपीयू है। सीपीयू क्या है, सिंगल है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है आपको पता करना, ठीक है। कल को क्योंकि आपसे टाइम शेयरिंग के बारे में कई बार पूछा जा चुका है इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के अंदर, सो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर सब चीज़ होने लगेगा। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो रहा है कि मल्टीपल यूज़र्स के बीच में क्या हो रहा है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन हो रहा है। सीपीयू एलोकेट होगा हर एक यूज़र्स के लिए अलग अलग। अब यूज़र 1 की कुछ जॉब्स होंगी, ऐसे यूज़र 2 की, यूज़र 3 की, एंड सेम फॉर अदर यूज़र्स की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि टाइम शेयर हो रहा है, तो यहाँ पे एक टाइम क्वांटम नाम की चीज़ होती है, ठीक है। किस नाम की चीज़ होती है, टाइम क्वांटम नाम की चीज़ होती है। अब ये टाइम क्वांटम के हिसाब से मान लो टाइम क्वांटम की वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। तो मान लिया जाए कि टाइम क्वांटम की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 0.002 मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड करके कुछ, ठीक है। तो टाइम क्वांटम की वैल्यू है। अब इतने टाइम क्वांटम तक इस यूज़र का प्रोग्राम रन होना चाहिए। जैसे ये टाइम ख़त्म तो इसमें स्विच हो जाना चाहिए, इस यूज़र को सीपीयू मिल जाना चाहिए। जैसे ये टाइम ख़त्म फिर इस यूज़र को सीपीयू मिलेगा, फिर सेम फॉर अदर यूज़र्स। तो इससे क्या पता चल रहा है, अभी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तो हो रही, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऊपर भी हो रही थी, बट ऊपर किस फेस में हो रही थी, जब ये आईओ करने जा रहा था, जब इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा था, तब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग दोनों केस में होगी, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग दोनों केस में होगी। पहला केस तो ये है भाई, यहाँ पे लिख देते हैं, कॉन्टेक्स्ट की स्विचिंग यहाँ पे दोनों केस पे होगी, ठीक है। पहला केस क्या है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का, पहला केस तो ये है भैया कि इतने इतने टाइम क्वांटम तक होनी ही होनी है 100%, और दूसरा है इनपुट एंड आउटपुट के केस में तो होनी है, ठीक है। जब किसी यूज़र के प्रोग्राम को आउटपुट डिवाइस की नीड है, इनपुट आउटपुट डिवाइस की, तब भी टाइम क्वांटम भले उसका ख़त्म नहीं हुआ हो, तब भी वो क्या करेगा, स्विच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सिनेरियो बैठेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के, कि इन दो फेस में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पॉसिबल है। वो दो फेस ये रहे भाई, पहला है इनपुट आउटपुट डिवाइस की, जब उसको नीड पड़ेगी किसी प्रोग्राम को, किसी यूज़र के प्रोग्राम को, एंड दूसरी चीज़ कि उसका इतना टाइम क्वांटम। अब ये टाइम क्वांटम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिया गया इतना छोटा टाइम क्वांटम, वैसे टाइम क्वांटम छोटा ही होता है, क्लियर है बात। अब इसमें क्या है कि सिंगल ही सीपीयू है, जैसे कि बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में था, टाइप्स ऑफ ओएस में था जो अभी अपने पढ़े, है ना, उनमें भी सिंगल ही सीपीयू था। अब ये सिंगल सीपीयू मल्टीपल यूज़र्स में क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे लिखा गया चीज़ें, तो कुछ कुछ चीज़ें जो अंडरलाइन कर ली जाती हैं तो बेटर होगा। तो सीपीयू एग्जीक्यूट मल्टीपल जॉब्स बाय स्विचिंग अमंग दैम, ठीक है। ये लाइन क्लियर हो रही है कि किस तरीके से जो सीपीयू है वो सारी जॉब्स को कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की हेल्प से कर रहा है, कि मल्टीपल जॉब्स कैसे रन हो रही है बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग दो फेज में मैंने बता दिया, टाइम क्वांटम जो कि एक फिक्स टाइम अमाउंट होगा, उस हिसाब से तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो ही रही है, साथ में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस की वजह से भी हो रही है। दो तरीके से है, तो बेटर टाइम मतलब अच्छा ही है इसका कि हर किसी यूज़र के प्रोग्राम को भैया सीपीयू मिल ही रहा। इसमें मैंने जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बताई वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन ये है जो मैंने अभी आपको बताई कि इसमें सिंगल ही सीपीयू है,
और सिंगल CPU है, साथ में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है तो PCB तो मेंटेन ही होगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में जो ज़रूरी है वो है प्रोसेस का सारा कंट्रोल, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक तो मेंटेन होगा जिसमें प्रोसेस की ID होगी, बाकी लोकेशंस होंगे, सारी चीज़ें होंगी, जैसे PCB मैंने यहाँ पे आपको समझाया था ना, तो वो तो होगा ही होगा, क्योंकि यार हर बार जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करोगे तो उसकी स्टेट सेव होगी, दूसरा जो भी प्रोग्राम होगा या प्रोसेस होगा वो रन होगा दूसरे यूज़र का। तो सेम इसमें तो वो PCB का फंडा तो रहेगा ही रहेगा। साथ में क्या होगा, टाइम शेयरिंग है, नाम से समझ में आ रहा है कि टाइम शेयरिंग हो ही रही है, ठीक है, नाम से कि टाइम शेयर हो रही है। और टाइम शेयरिंग किसकी याद से हो रही है, टाइम क्वांटम। दूसरी चीज़, अब कई जगह पे क्या होता है कि टाइम शेयरिंग को ही मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो ये लाइन भी थोड़ी बहुत कभी कभी सही है और कभी कभी गलत भी है। अब किस फेस में सही है और किस फेस में गलत है तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। तो ये लाइन जो लास्ट में लिखी कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपन ने अभी पढ़ा वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो कैसे? अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कई बुक्स में लिखा रहेगा कि यही टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट कभी कभी आपको क्या होगा कि इन दोनों में डिफरेंस मिलेगा। जो ये क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन कभी ऐसा दिख जाएगा कि डिफरेंस बताओ मल्टीटास्किंग में और टाइम शेयरिंग में। अब भैया ने तो बोला था कि यार टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग एक ही है, तो डिफरेंस कैसे होगा? तो एक बहुत ही छोटी सी बात है, अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछ रहा है तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कई कई बुक्स में कई कई जगह पे आपको मिलेगा आर्टिकल वगैरह में भी कि टाइम शेयरिंग OS क्या है, मल्टीटास्किंग OS ही है। तो वो थोड़ा सा गलत है, बिकॉज टाइम शेयरिंग में जो बात हो रही है वो मल्टीपल यूज़र्स की बात हो रही है, मल्टीपल यूज़र्स की बात हो रही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट पढ़ना, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूज़र, ठीक है, क्लियर, टू एक्सेस द कंप्यूटर रिसोर्सेज फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम स्लाइस। तो जो जो टाइम क्वांटम है उस हिसाब से क्या होगा, रिसोर्सेज शेयर्स होंगे, ठीक है, जो अभी अपन ने देख लिया। इट वर्क लाइक मल्टीटास्किंग, तो लगभग सेम ही है दोनों का काम, दोनों का काम लगभग लगभग सेम है, बट जो एक्चुअल डिफरेंस है ये लिखा है, बट द डिफरेंस हियर इज दैट इट अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस द कंप्यूटर रिसोर्सेज। मतलब मल्टीटास्किंग अभी बात नहीं करी, अभी टाइम शेयरिंग जो हो रहा है वो मल्टीपल यूजर्स पे बात कर रहा है, वेयर एज मल्टीटास्किंग फोकस ऑन रनिंग डिफरेंट एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। ये है बात, जो मल्टीटास्किंग है ना वो किस पे फोकस करता है कि डिफरेंट एप्लीकेशन एक टाइम पर रन हो जाए, ठीक है। अब भैया डिफरेंट एप्लीकेशन एक टाइम पर रन कैसे होंगे वो समझा दो, वो भी क्लियर हो जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तो यार अब आपके मज़े निकालते हैं इस पर। ये जो लाइन लिखी मल्टीटास्किंग की, ये थोड़ा सा डिफरेंस यहीं पे क्रिएट करती है कि मल्टीटास्किंग यहीं से आपको आप क्लियर हो जाएगा। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है कि आप एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हो, जस्ट यही है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ब्राउज़र विंडो खोली, तो ब्राउज़र विंडो में आपने यूट्यूब चैनल में अपना चैनल सर्च कर लिया, ट्रू इंजीनियर, ठीक है, लिख लूँ भैया ट्रू इंजीनियर। अब आपने ब्राउज़र विंडो ही ओपन करी, साथ में क्या कर लिया आपने, ब्राउज़र विंडो तो आपने ओपन ही करी, अब साथ में आपने यूट्यूब चैनल खोलने की जगह आपने मान लो कोई मूवी ऑनलाइन देख ली। अब मान लो आपने विंडो बदल दी, मल्टीपल टास्क कर सकते हो ना आज के टाइम पे, लैपटॉप के अंदर, पीसी के अंदर सब कर सकते हैं भाई। आपने मान लो एक टाइम पे नोटपैड खोल लिया और आप लिखते भी जा रहे हो, ठीक है, राइट भी कर रहे हो, जो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ वो सब आप नोटपैड में लिख भी रहे हो। तीसरा, आपने मल्टीटास्किंग कर ली कि यार आप साथ में मान लो ईमेल भी भेज रहे हो या साथ में व्हाट्सएप चला रहे हो, ठीक है, तो जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में डाल दे रहे हो। साथ में मैं जो PDF वगैरह प्रोवाइड करवाता हूँ या नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ उसको भी आप ओपन कर रहे हो, इधर PDF लिख देते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल टास्क हो रहे हैं एक ही टाइम पे, तो उसे कहेंगे मल्टीटास्किंग। अब इसमें क्या सिमिलैरिटी है टाइम शेयरिंग की तरह, भैया वो समझा, मल्टीटास्किंग समझ में आ गया कि यार एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, और आज के टाइम पे यही आपका PC इसी पे वर्क करता है, ठीक है। अब ये समझ में आए कि यार ये सिमिलर कैसे है टाइम शेयरिंग के, क्योंकि स्टेटमेंट स्टार्टिंग का तो यही कह रहा है कि ये सिमिलर है टाइम शेयरिंग के। अब सिमिलर किस फेस में है कि यार देखो टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, ठीक है, टाइम शेयरिंग में क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। अब आप एक टाइम पे जो ओपन करोगे, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग S लिख देते हैं, ठीक। अब एक टाइम पे मान लो आपने ओपन किया ब्राउज़र, खोल सब रखे हैं,
बट आपकी एक्टिव विंडो है ब्राउज़र और आपने यूट्यूब खोल रखा है ट्रूजीने का, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो एक्टिव मैं बोलूँगा ये एक्टिव है। बाकी ये सब रखे हुए हैं क्यू के अंदर, ये सब ओपन है बट एक्टिव अभी ये चल रहा है, वीडियो प्ले हो रही है, ठीक है। तो अभी आपका ये चल रहा है। फिर उसके बाद आपने मान लो नोटपैड में क्लिक कर दिया, तो नोटपैड तो ओपन ही था, जस्ट क्लिक किया और आपने पॉइंट बना के लिख लिया, ठीक है। तो आपने ओपन एक्टिवली मान लो ये ओपन किया है, तो इस तरीके से क्या हुआ, इधर से फिर इसमें आप गए तो ये क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट की स्विचिंग हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या समझ में आ रहा है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग की तरह ही काम करता है, बट टाइम शेयरिंग में क्या होता है, मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, उनके प्रोग्राम्स या उनके प्रोसेसेस या उनकी जॉब्स एग्जीक्यूट होती हैं। टाइम शेयरिंग में मल्टीपल यूज़र्स की जॉब एग्जीक्यूट हो रही है और हर टाइम में कुछ ना कुछ टाइम बाद उनको क्या हो रहा है, सीपीयू अलॉट हो रहा है। और जबकि मल्टीटास्किंग में क्या हो रहा है कि डिफरेंट एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं सिंगल टाइम पे या सेम टाइम पे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है, बहुत ही क्लियर बात है, एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अब ये जो लास्ट चीज़ है उसको भी देख लेते हैं यार, कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, वो तो सभी को पता ही है, वो तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क। देखो यहाँ पे भी लिखा गया है, अगर आप गूगल वगैरह में भी जाएंगे तो ये डेफिनेशन आपको मिलेगी कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं, और कैसे करते हैं, साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक लगातार, ठीक है। तो ये मल्टीटास्किंग की डेफिनेशन मैंने बता दी। अब सिंगल प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर का टर्म बनता है। तो सिंगल प्रोसेसर जो हमने पढ़ा था वहाँ पे सिंगल सीपीयू था, अभी तक हमने जितना पढ़ा टाइम शेयरिंग तक जितना पढ़ा उन सब में जो सीपीयू था वो सिंगल ही था। अब मल्टी प्रोसेसर जो नाम से क्लियर होगा कि यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो मल्टीपल है। तो ये डायग्राम देखो बहुत सिंपल नीट एंड क्लीन डायग्राम है, इसीलिए इसको सबसे पहले रखा गया है। बाकी चीज़ें मैं अभी आपको दूसरा डायग्राम से भी क्लियर करूँगा, अभी एक और टर्म बनेगा जो, बट अभी के लिए ये डायग्राम देखो। यहाँ पे क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में बतलाया गया। यहाँ पे क्या है, सिंगल, आपके पास क्या है, एक कंप्यूटर है या एक सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, मल्टीपल सीपीयूज हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, ये बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है। यहाँ पे हो सकता है 2 प्रोसेसर हो सकता है 4 हो, तो ये है बहुत पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, ये बहुत ज़्यादा फास्ट कर देगा, क्योंकि मल्टीपल सीपीयूज क्या करेंगे, आपकी जितने भी प्रोसेस होंगी या जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो सब प्रोसेस में बनेंगे ना, क्योंकि जब तक सीपीयू एलोकेट होगा मेन मेमोरी में तो सब प्रोसेस बनती है, ये सब मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। तो मल्टीपल जॉब को वो एग्जीक्यूट करेगा, कुछ सीपीयू 1 करेंगे। अगर मान लो 10 जॉब्स पड़ी हैं आपके पास, ठीक है, आपके पास टोटल 10 जॉब्स पड़ी हुई हैं। अब ये जो 10 जॉब्स है ना, ये कुछ स्टार्टिंग की जॉब सीपीयू 1 ले लेगा, कहीं की भी ले सकता है वो, कुछ जॉब सीपीयू 2 ले लेगा, कुछ ऐसे ही करके मान लो 3 सीपीयू है, तो इस तरीके से सीपीयूज अलग अलग जॉब्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यार सारी जॉब्स फटाफट एग्जीक्यूट हो जाएंगी एंड उनका सारा काम हो जाएगा। तो ये है भैया एग्जांपल है मल्टी प्रोसेसिंग का। इसके अंदर जो प्रोसेसर्स हैं या जो सीपीयू हैं वो क्या है, मल्टीपल है, मोर देन 1 है। क्लियर है बात। अभी तक हमने जितना पढ़ा था उनके अंदर कितने थे, सिंगल सीपीयू था, ठीक। तो ये पार्ट तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। अब इसके बाद मैंने बोला कि आपको एक डायग्राम ज़रूरी है, तो डायग्राम कुछ इस प्रकार है कि यार सीपीयू क्या कर रहा था, जो भी आपके पास जॉब आ रही थी ना, या तो उसको सीपीयू मिल रहा था या तो उसको आईओ डिवाइसेस मिल रहे थे, ठीक है। तो मान लो आपके पास कुछ यहाँ पे लिख देते हैं, मैं जॉब 1 है जिसको क्या असाइन हो रहा है, सीपीयू, ठीक है। फिर सीपीयू उसको कुछ देर तक एग्जीक्यूट कर रहा, फिर वो कॉन्टेक्स्ट स्विच करके उसको आईओ की नीड है तो आईओ कर ले रहा। फिर मान लो J2 एग्जीक्यूट हो रहा थोड़ी देर बाद, ठीक है, जब वो उसको आईओ की नीड है तब J2 एग्जीक्यूट हो जा रहा CPU 1 से ही, ओके। फिर उसकी आईओ कंप्लीट हो गई J1 की, तो J1 को CPU मिल रहा है, J1 फिनिश हो जा रहा है, फिर J2 कंटिन्यू हो रहा है, इस तरीके से। अब यहाँ पे मल्टीपल CPUs हैं तो ये सारा काम तो आसान से हो ही रहा है, और किस टाइम पे किसको CPU मिल रहा है, किस टाइम पे आईओ डिवाइसेस हो रही हैं, तो ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस के अंदर कवर कर दी है, जिसके अंदर आपको मैंने मल्टी प्रोग्रामिंग तो पढ़ाई थी, साथ में क्या पढ़ाया था, टास्क टाइम शेयरिंग पढ़ाई थी या मल्टीटास्किंग पढ़ाई थी। तो उस टाइम पे मैंने सारी चीज़ें, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी। तो ये डायग्राम जो है
वो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ बची नहीं। अब क्या हुआ इन एनी केस कि मान लो आपका CPU 1 और CPU 2 दो CPUs हैं, इनमें से कोई सा एक CPU फेल हो जाता है। मान लो CPU 2 फेल हो गया या दिक्कत हो गई इस प्रोसेसर को, तो फिर क्या होगा? तो ये जो जॉब 3 है या फिर जैसे जो जॉब CPU 2 को एलोकेट हुई थी वो J3, या फिर जो जॉब्स CPU 2 को एलोकेट हुई थी वो जॉब CPU 1 मैनेज करेगा, वो जॉब CPU 1 एग्जीक्यूट करेगा। बात समझ में आ रही क्या हो रहा है? तो इस तरीके से अगर मान लो CPU 2 फेल हो जाता है तो CPU 1 देख लेगा, या फिर डिफरेंट CPUs देख लेंगे, डिफरेंट प्रोसेसर देख लेंगे। तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? रिलायबल है ये। तो यही है, इससे क्या होगी कि आपकी रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये वही चीज़ लिखी है, ड्यू टू दी मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम प्रोसेसिंग टास्क कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेवरल प्रोसेसर्स, ठीक है। डिफरेंट मतलब CPU एक से ज़्यादा है तो आपके जो टास्क है अलग अलग प्रोसेसर्स की तरफ चले आएंगे। इससे क्या होगा? रिलायबिलिटी तुम्हारी इंक्रीज हो जाएगी। कब? जब आपके कोई सा भी प्रोसेसर फेल हो जाता है, तब जो टास्क है वो दूसरे प्रोसेसर को असाइन हो जाता है, ठीक है। और दूसरा प्रोसेसर उस टास्क को परफॉर्म कर लेता है, लाइक J3। पहले J3 असाइन हुआ था फॉर एग्जांपल CPU 2 को, बट इन एनी केस CPU 2 फेल हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा? J3 CPU 1 के पास, मतलब CPU 1 J3 को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अब ये तो भाई अच्छी चीज़ है, बट इसका एक थोड़ा सा दिक्कत वाला काम ये है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली है। अब ये कॉस्टली कैसे है वो भी समझा दो। क्यों कॉस्टली भैया? खुद से सोच के देखो, क्योंकि यहाँ पे जो CPU है या जो प्रोसेसर है वो एक से ज़्यादा है, मोर देन वन है, ठीक है। अब एक से ज़्यादा हुए तो यहाँ पे यार कॉस्ट तो लगनी है, क्योंकि CPU सस्ती चीज़ नहीं है, CPU अच्छी महंगी चीज़ है, तो थोड़ा कॉस्टली है। बट कॉस्टली होने के साथ साथ क्या है, ये इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाली है, ठीक है। हेलो, इसकी परफॉर्मेंस कैसे गुड है? क्योंकि इसका जो टाइम है, वेटिंग टाइम वगैरह जो आप पढ़ोगे तो वो कम से कम है, वेट करने की मतलब नीड ही नहीं है। मान लो अगर आपके पास ऐसे 8 CPU है, ठीक है, या 4 CPUs हैं या 4 प्रोसेसर है, तो उस केस में जो जॉब्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो तगड़ा हो जाने वाला है। कोई जॉब्स CPU 1 संभाल रहा है, कोई जॉब CPU 2 संभाल रहा है, ऐसी 4 CPUs है आपके पास, 4 प्रोसेसर्स है, तो टाइम तो लगना ही नहीं है। तो उससे क्या होगी? परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और कॉस्ट कैसे बढ़ रही है? बिकॉज CPU एक से ज़्यादा है, तो CPU खरीदना मतलब समझ रहे हो ना, प्रोसेसर महंगे होते हैं थोड़े, ठीक है। तो ये जो मैंने पूरी सिस्टम की वर्किंग बताई, ये आपकी मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम है या मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है या मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स हैं, एक से ज़्यादा CPUs हैं, और CPU सिंगल एक डिवाइस के अंदर है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप है, ठीक है। इसका नाम है रियल टाइम OS। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल टाइम पे ही एग्जीक्यूट हो जाए या रियल टाइम पे काम कर जाए, ठीक है, विद इन अ मिनट या विद इन अ मिली सेकेंड काम कर जाए, तो फिर तो बढ़िया ही है। तो ये इसका काम यही है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसका काम क्या है कि ये रियल टाइम पे काम करेगा। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं वो क्लियर करते हैं, एंड देन ऑटोमेटिक सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैं कलर ले लेता हूँ। रियल टाइम डिस्क्राइब अ ह्यूमन सेंस। रियल टाइम किस मैटर में बोल रहा है कि ह्यूमन सेंस का जो टाइम है वो रियल टाइम है, ठीक है, रादर देन दी मशीन टाइम। मशीन टाइम की भी बात नहीं हो रही, दैट सीम्स इमीडिएट है, ओके। तो ये है रियल टाइम, ओके। फॉर एग्जाम्पल रियल टाइम वेदर मैप कहाँ यूज़ होता है? जैसे वेदर, अब मैंने बताया तुरंत इम्प्लीमेंट होता है। अब वेदर मैप क्या होता है कि कहीं हर सेकेंड चेंज करता रहता है, ठीक है। आपको वेदर्स देखते होंगे आप, ठीक है, कभी एकदम से धूप निकल रही है, कभी बारिश हो रही है, तो ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का आप उसका एग्जांपल बता सकते हो, व्हेन एक्चुअली सेवरल मिली सेकेंड में हैव elapsed बिटवीन द इमेज अपडेट्स, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है, ये एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यार मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस में काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसमें मान लो थोड़ा सा भी डिले हो जाए तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हो गया, ठीक है, और आप लोगों को पता है कि यार ट्रेन कैसे रन होती हैं, ठीक है, अगर वो कोलाइड कर जाएंगी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा डैमेज हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है, ठीक है।
तो ये उस जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इंस्टेंट काम करने वाला है, हर एक चीज़ का अपडेट देने वाला है। ऐसा नहीं कि यार आज इसमें काम हुआ तो 2 दिन बाद अपडेट हो रहा, नहीं, इंस्टेंटेनियसली सारा चीज़। ऐसे रॉकेट फ्यूल वगैरह, मतलब समझ रहे हो ना, हर एक चीज़ एकदम रियल टाइम में हो रही हो। एंड ये बहुत ही क्रिटिकल ओएस है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा भी डिले हो जाए तो दिक्कत, जैसे ट्रैफिक सिग्नल आपने देखा होगा, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट होती है, ओके। अब उसमें क्या होता है कि यार जैसी रेड हुई सब लोग रोकेंगे, ठीक। अगर आपका ट्रैफिक लाइट सिग्नल सही तरीके से वर्क नहीं हुआ तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, समझ में रहे हो। तो ये उस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सब मैंने जो आपको बताया वो सब एग्जांपल्स हैं इसके, ओके, समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें यही है कि विद इन अ मिली सेकेंड्स कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। अगर ये सही तरीके से काम नहीं किया गया तो दिक्कत है। जैसे पहले रेड लाइट हुई 10 सेकेंड, फिर एकदम से ग्रीन हुई, फिर एकदम से रेड हो गई, तो एक्सीडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसे मैनेज करना है हर एक चीज़ को, ये RTOS बताता है। RTO से यही काम है उसका, ठीक है। RTS का पूरा नाम क्या है, RTOS का है रियल टाइम OS। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट गारंटीज रियल टाइम एप्लीकेशंस। मैंने आपको बताया था जैसे ट्रैफिक सिग्नल हो गया, अ सर्टेन कैपेबिलिटी विद द स्पेसिफाइड डेडलाइंस। अब उसमें कुछ टाइम लिमिट होगी, उसी टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग वो सारा काम कंप्लीट करेगा, ठीक है। RTOS प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायरमेंट्स आर मेजर्ड इन द मिली सेकेंड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये 4 से 5 चीज़ें हैं जो कि आप RTOS के अंदर बताओगे अगर आपसे कोई पूछता है तो। अब दूसरी चीज़ है कि RTOS का टाइप होते हैं। RTOS 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट, दूसरा होता है हार्ड, ठीक है। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दोनों में भी अलग अलग है। अब हार्ड जो होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। हार्ड RTOS जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। इसमें थोड़ा सा भी अगर आपने दिक्कत कर दी तो बहुत ज़्यादा बड़ा डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो ये वही है RTOS का जो हार्ड वाला है रियल टाइम सिस्टम, वो मैंने आपको यहाँ पे बतलाने का ट्राई किया। हार्ड रियल टाइम सिस्टम, इट गारंटीज दैट द क्रिटिकल टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑन द टाइम। अगर जो आपका क्रिटिकल टास्क टाइम पे कंप्लीट हो जाता है तो बढ़िया ही है, बट जो अगर नहीं होता तो ये बहुत सारी चीज़ें दिक्कत कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल फंक्शनलिटी पे रहता है ये, ठीक है। द सडन टास्क इट टेक्स प्लेस एट अ सडन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये लिखा गया कुछ। अब RTOS में जो अपन ने हार्ड पढ़ा, इससे ये समझ में आया कि क्रिटिकल टास्क के लिए तो ये मैनेज करने के लिए ही काम होता है। दूसरी चीज़ है सॉफ्ट RTOS, ये थोड़ा इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होता, बट ये भी देखो RTOS एट द एंड क्रिटिकल टाइम के लिए फिर ऐसे टफ सिचुएशंस पे ही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट उसमें भी होगा बट इतना ज़्यादा इसमें क्रिटिकल वाला पार्ट नहीं होगा, मतलब थोड़ा कम रिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। तो सॉफ्ट रियल टाइम में क्या लिखा है, इट इज़ अ लेस रिस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ द रियल टाइम OS, ठीक है। तो ये समझ गया, हार्ड से थोड़ा सा मतलब लेस रिस्ट्रिक्टिव होता है। वेयर अ क्रिटिकल टास्क गेट प्रायोरिटी ओवर अदर टास्क एंड देन रिटेन दैट प्रायोरिटी अंटिल इट्स कंप्यूट। क्लियर है बात। तो इससे क्या समझ में आया कि भैया RTOS 2 तरीके का है, एक सॉफ्ट है एक हार्ड है। हार्ड थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल है, इसमें ज़्यादातर रिस्ट्रिक्टेड है। अगर इसमें जो भी आपने एज्यूम करके रखा है अगर वो अजम्पशन के हिसाब से चला तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत दे देगा, मतलब समझ रहे हो। तो ये वही है, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। 2 टर्म बनते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज्ड तो दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंट्रलाइज्ड मतलब एक जगह पे, मतलब उसका फिक्स है, ठीक है, एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड कर रखा है कोई भी चीज़। जैसे मैं बोलूँ कि यार ट्रू इंजीनियर मान लो इंदौर में रह रहा है तो सेंट्रलाइज्ड है, बट मैं आज कह दूँ कि यार ट्रू इंजीनियर इंदौर में भी है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, तो ये फिर डिसेंट्रलाइज्ड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड का एग्जाम्पल हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब समझ में आए तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि अलग अलग जगह से वो कनेक्ट हो रहा है, समझ में आ रही बात। सेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि उसका जो मेन सोर्स है वो एक जगह पे। बात क्लियर है, ओके। तो मैं होप कर रहा हूँ कि ये दोनों टर्म जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज्ड वो क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है तो फिर आगे और ज़्यादा सिंपल लगेगा सारे टर्म्स। अब आज हम पढ़ने वाले डिस्ट्रीब्यूटेड OS ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो आपके डिफरेंट सिस्टम्स हैं, ये सब क्या है, सिस्टम्स हैं। कंप्यूटर नोड 1 है, कहीं पे डेटाबेस का सर्वर पड़ा है, DB सर्वर क्या होता है अभी थोड़ा समझते हैं उसके बारे में भी, कहीं पे वर्क स्टेशन है, एंड सेम ऊपर भी कुछ इसी प्रकार से काम हो रहा है। अब इन सभी को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है,
तो ये सारे क्या हैं, सारे सिस्टम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं। तो इन सभी सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं एंड देन सारी शेयरिंग्स हो रही हैं। तो ये क्या हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो रहा है। अब ये कनेक्ट कैसे हो पा रहा है, मान लो यार यहाँ पे एक आपका फ्रेंड है, फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड है आकाश, ठीक है, वो रहता है इंडिया के अंदर। एक आकाश का फ्रेंड है दूसरा लड़का जो रहता है विदेश में, यूएसए में, ठीक है, इसका नाम कुछ अजीब सा रख देते हैं, लेट्स सपोज ट्रू इंजीनियर लग दिया, ठीक है, ऐसी फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो ये रह रहा है कहीं बाहर, ओके, और आकाश रहता है इंडिया में। तो अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। कम्युनिकेशन और भी तरीके से पॉसिबल होता है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, टेलीफोन वगैरह से भी, बट डेटा की शेयरिंग कैसे हो रही है, इंटरनेट से हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आपस में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन पॉसिबल है, या फिर आप लोकल एरिया नेटवर्क से भी जो आपस के कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट कर सकते हो, जो लोकल एरियाज़ में जितने भी नेट डिवाइसेस हैं, है ना, नेटवर्क डिवाइसेस, उन सभी को कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये भी आप कह सकते हो इस डेफिनेशन के अंदर बिल्कुल सही बैठेगी। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि भैया डेटाबेस का कहीं सर्वर पड़ा हुआ, डेटाबेस का सर्वर है, मान लो कि आपने किसी वेबसाइट में लॉगिन किया, लॉगिन करा तो आपने अपने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे डाली, जैसे ईमेल आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया। अब वो ईमेल आईडी और पासवर्ड कहीं ना कहीं किसी भी डेटाबेस में तो ज़रूर सेव हो रखा होगा। तो डेटाबेस भी सर्वर जो है वो भी क्या होता है, मतलब कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू ही कम्युनिकेट कर रहा होता है, क्योंकि सर्वर्स भी कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में ही मिलेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में बहुत सारे रीजंस हैं सर्वर्स के रखने के, कि भाई एक जगह पर रखोगे तो सर्वर करप्ट हो सकता है, दिक्कत हो जाएगी, या हैक हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड रखने में काफ़ी सारी चीज़ें ईजी पड़ जाती हैं। तो ये है भैया डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस का। अब ये तो हम समझ गए कि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं, उन सभी को आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये इसका मेजर काम है, ठीक है, ये तो ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, इससे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि देखो, अगर मान लो मल्टीपल जॉब्स आई, अपन एक दिन सारी चीज़ें या प्रोसेस या जॉब्स ही रन कर रहे हैं। मान लो अपने पास, मैं ले लेता हूँ ये, अपने पास मल्टीपल जॉब्स आई J1 से लेके J10 तक, ठीक है। अब ये जॉब्स एक एक करके अपने को रन करनी। अब ये सब मान लो सिस्टम्स हैं, ठीक है, CPUs हैं। फॉर एग्जांपल एक सेकंड के लिए मान लो ये भी CPU है, ये भी CPU है, ये भी CPU है, एंड ये सब रिमेनिंग वाले भी क्या है, CPUs हैं। ये सारे सिस्टम्स CPUs होंगे क्योंकि ऑलरेडी बात है प्रोसेसर्स हैं। अब इनमें क्या है, एक एक जॉब जो है असाइन होंगी, कुछ जॉब्स ये रन करेगा, कुछ जॉब ये सिस्टम रन करेगा, कुछ ऐसे ऐसे करके सब रन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम जो है पैरेलली सारी जॉब्स रन हो जाएंगी और सारा काम आसान हो जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि यार कोई सिस्टम या कोई CPU जो है वो थोड़ा स्लो होता है एंड कुछ CPU कोई फास्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम मान ले रहे हैं ये CPU थोड़ा स्लो है, ठीक है, तो उसको डाउन एरो से मैं बता रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ। और मान लो ये वाला जो CPU है बहुत फास्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फास्ट CPU होगा वो मल्टीपल जॉब्स को क्या कर रहा होगा, रन कर रहा होगा, या फिर जो CPU है मल्टीपल जॉब्स को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। और यहाँ पे बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं है CPU की, तो ये थोड़ा कम कर रहा होगा, ठीक है, इसको जॉब्स कम असाइन होंगी। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जॉब्स को मैनेज कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू द CPU की परफॉर्मेंस, ठीक है। बात क्लियर हो रही है कि क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड OS के अंदर, तो आप ये सब समझा सकते हो। अब कुछ की पॉइंट्स है जो कि आप बताओगे तो ज़्यादा बेटर होगा, कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स डिपेंड्स ऑन द नेटवर्किंग, ठीक है। तो ये जो लाइन है उसको अंडरलाइन करेंगे कि किस पे डिपेंड्स करता है, नेटवर्किंग पे। फॉर देयर फंक्शनैलिटी ऑल द हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर्स आर प्लेस्ड रिमोटली ऑन द नेटवर्क। रिमोटली इन द सेंस कि वो एक जगह पे लोकेट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। रिमोटली मतलब वो आप अपने घर से एक्सेस कर रहे हो तो कहीं दूसरे जगह पे भी एक्सेस हो पा रहा है ईजिली, यहाँ से तुम डेटा सेंड कर रहे हो तो दूसरी जगह पे रिसीव हो रहा है। तो इस तरीके से रिमोटली सारा काम हो रहा है। अब इसके अंदर क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो पता चल जाए तो और भी मज़ा आया। देखो अभी तक तो आपको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्लियर ही हो गए होंगे। ये सब अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ OS हैं, ठीक है, जिसमें सबका कुछ ना कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। बाकी के एडवांटेज भी मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर ही दिए थे, तो वो सब एडवांटेज के पार्ट है। अब इसमें एक चीज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि मान लो एक CPU है, वो जो है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम है और दूसरे CPU की परफॉर्मेंस ज़्यादा है। ऐसे ही एक टाइम पे मान लो कोई सा CPU करप्ट हो गया, मान लो ये वाला जो फर्स्ट वाला CPU है वो करप्ट हो गया, मान लिया ये वाला, ठीक है, ये वाला CPU करप्ट हो गया, इसका कलर चेंज करके रख देते हैं फॉर एग्जांपल ग्रीन। तो ये जो ग्रीन वाला है
ये वाला CPU करप्ट हो गया तो इस केस में बाकी सारे मतलब कम्युनिकेट कर लेंगे, जो जॉब्स हैं वो इधर कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, इस वाले पे नहीं होंगी। तो मतलब क्या हुआ, ये रिलायबल हुआ, ठीक है, इससे ही समझ में आया। तो पहला एडवांटेज क्या है कि भैया रिलायबल है। दूसरा एडवांटेज है कि भाई ईजिली डेटा शेयर हो रहा है बिटवीन 2 CPU, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हो। अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस में 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम्स हैं, ठीक है, एरो ले लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम्स हैं, मल्टीपल सिस्टम्स है या मल्टीपल CPU है, ठीक है, मल्टीपल CPU है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, क्लियर है बात। अब मल्टीपल CPU है तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। सिस्टम्स तो मल्टीपल दिख ही रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर नोड DB सर्वर है, मतलब डेटाबेस का सर्वर है, कहीं टर्मिनल है, कहीं पर फाइल का सर्वर है। तो ये सारे क्या हैं, सिस्टम्स ही तो हैं, मल्टीपल सिस्टम्स हैं एंड मल्टीपल CPUs हैं, और ये सब कम्युनिकेट करें विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या नेटवर्क। बात क्लियर है। तो इससे क्या होगा, डेटा की शेयरिंग ईजिली हो जाएगी बिटवीन 2 सिस्टम्स। ओके, दूसरा है रिसोर्स को भी शेयर कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से अब सभी को पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम और अभी तक जो मैंने आपको समझाया। तीसरी चीज़ है परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई है। अब भैया ये टर्म जो है परफॉर्मेंस हाई का, वो कैसे समझ में आएगा वो मैं बता देता हूँ। देखो, परफॉर्मेंस हाई इन द सेंस इसमें मल्टीपल CPUs हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो CPUs हैं यहाँ पे मल्टीपल्स हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा CPU है और एक से ज़्यादा सिस्टम है। तो हर जगह पे मान लो 50 जॉब्स आती हैं, 50 प्रोसेस होती हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अलग अलग सिस्टम्स में, है ना, और CPU फिर एग्जीक्यूट करेंगे वो सारी जॉब्स को। तो इसकी परफॉर्मेंस हाई नहीं हो जाएगी कि एक ही टाइम पे यार मल्टीपल जॉब एग्जीक्यूट हो रही है, तो फटाफट रिजल्ट्स या फिर जो भी उनका काम होगा वो सारी आउटपुट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तीसरी मतलब लास्ट एक और चीज़ है विच इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है कि डेटा ट्रांसपेरेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं किसके, डिस्ट्रीब्यूटेड OS के। अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ये यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है, इनका जो एक्चुअल काम है वो क्या काम है, क्यों इसकी नीड पड़ रही है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो इसका जो काम है सबसे पहला कि आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने का काम है, ठीक है, ओके। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई बार क्या होता है कि सिस्टम में क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी रन कर लेते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका स्टोरेज वगैरह भर जाता है। तो ये सारी चीज़ें को क्लीन करता है, जिससे कि मैं लास्ट में जो वर्ड कहूँगा, मतलब इनडायरेक्टली जो चीज़ है वो आपकी परफॉर्मेंस में हिट होती है, ठीक है। अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके सिस्टम में होने ही चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ठीक है। विदाउट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या विदाउट यूटिलिटी प्रोग्राम आपका सिस्टम भी रन कर सकता है, बट उसकी परफॉर्मेंस उतनी बेटर नहीं होगी, ठीक है। तो सिस्टम की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने का काम जो है वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स का है। कल को आपसे आप डेफिनेशन पूछता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में, अब आई थिंक आप ये डेफिनेशन आपको क्लियर है कि यूटिलिटी प्रोग्राम अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको यही बताएंगे कि यार ये इस टाइप के सॉफ्टवेयर या एक तरीके का प्रोग्राम ही है जो कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है या इन्हेंस करता है। और विदाउट यूटिलिटी प्रोग्राम भी आपका सिस्टम तो रन करेगा, बट हो सकता है आज नहीं तो कल उसमें दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब दिक्कतें बहुत तरीके की हो सकती हैं, जैसे यार सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिर दिक्कत है। आप पुराना चला रहे हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज के टाइम पे जो नए विंडोज़ हैं या नए लैपटॉप की बात करूँ या PCs की बात करूँ तो उसमें विंडो 11 वगैरह यूज़ हो रही है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि विंडो 10+ सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो पुरानी विंडोज़ को सपोर्ट नहीं करते, एप्लीकेशंस को, ठीक है। तो यही है सीन। दूसरी चीज़ कि आपकी फ़ाइल जो है सेव होनी चाहिए, सेफ़ होनी चाहिए। तो फाइल सेव कहाँ होगी, फाइल मैनेजर्स मैनेज करेगा सारी चीज़ें। फाइल सेफ कैसे होंगी, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एक टर्मिनोलॉजी है जिससे कि आपका डेटा सेफ हो। इनक्रिप्शन का जो मेन काम है कि जो नॉर्मल आपका टेक्स्ट है वो इनक्रिप्शन एल्गोरिथम अगर उसमें लगाई जाए तो वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। इनक्रिप्ट मतलब कोई थर्ड पर्सन या हैकर या अटैकर आके आपका फाइल का डेटा जो भी पड़ा है उसको स्टोर नहीं कर पाएगा, मतलब चोर नहीं सकेगा या डेटा देख नहीं पाएगा। डिक्रिप्शन जस्ट रिवर्स टू द इनक्रिप्शन टेक्निक होती है, जिसमें कि यार जो इनक्रिप्टेड फाइल है उसको आप डिक्रिप्ट कर रहे होते हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं डिक्रिप्शन। और ये सारे टाइप के जो दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है,
कि जो आपका काम का डेटा नहीं है उसको डिलीट करना, ये भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स है। क्योंकि कैसे भैया, हम कैसे जान लें कि यूटिलिटी प्रोग्राम है? यूटिलिटी प्रोग्राम की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो भैया कि आपका काम जो है उसका, आपका जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना ही यूटिलिटी प्रोग्राम का काम है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम है। अब पुरानी जो फाइल्स जो आपकी काम की नहीं है, अगर वो फाइल डिलीट हो जाए तो उससे आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो इससे पता क्या चल रहा है कि जो आपका काम का डेटा नहीं है, जो अनवांटेड डेटाज है, अगर उसको डिलीट कर दिया जाए तो उससे आपका यूटिलिटी, मतलब उससे आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ये भी क्या है, एक यूटिलिटी प्रोग्राम है कि अनवांटेड डेटास को डिलीट करना। ऐसे ही दूसरा है कि ये सब जो आपको दिख रहे हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो सकता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स का। ऐसी ही सारी चीज़ें हैं, फाइल फॉर्मेटिंग है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन है, ठीक है। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन मैंने अब आपको बता दिया, इनक्रिप्शन क्या टेक्निक होती है, डिक्रिप्शन कौन सी टेक्निक होती है, इनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है, समझा दिया गया है। यूज़र अकाउंट्स एंड उसकी सिक्योरिटी, ये भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशंस, ये भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के अंदर आते हैं। सॉफ्टवेयर का अपडेशन हो गया, सिस्टम को क्लीन करना हो गया। तो बहुत सारे तरीके के यूटिलिटी प्रोग्राम्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। बात समझ में आ रही है मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे बहुत सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स यहाँ पे लिखे नहीं गए, मैं आपको बता देता हूँ। और भी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपका काम बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं। जैसे कि यार कंप्रेशन, ठीक है, आपकी कोई भी बड़ी फाइल है उसको कंप्रेस कर देंगे तो कंप्रेशन टूल्स आते हैं। तो वो सब यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी टूल्स हैं। इसका थोड़ा साइज़ बढ़ाते हैं जिससे कि सभी को विजिबल हो जाए, ठीक है। इसके अलावा डिस्क को क्लीन करने का, ठीक है, या फिर सिस्टम क्लीनर में यहाँ पे लिखा ही हुआ है, बात वही हो गई। एंटीवायरस तो है ही, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, और फाइल मैनेजर। तो ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। ओके, बात क्लियर है। फाइल मैनेजर क्या करेगा, सारी फाइल्स को मैनेज करेगा और कुछ नहीं। जो काम की होंगी उनको रखेगा, जो अनवांटेड फाइल्स होंगी, अनवांटेड डेटाज होंगे, उनको डिलीट करके रख देगा। बट इसके अलावा कुछ ऐसे की टर्म्स हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकते हैं इंजीनियरिंग एग्जाम के अंदर, वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप ये कुछ 2-3 डेफिनेशन का यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स या फिर ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम के अंदर, अगर आप ये सारे पॉइंट्स लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा पॉइंट लगेगा आपको, तो ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है जो क्या करता है, यूज़र्स की हेल्प करता है। इसका मेन पर्पस ही यही है कि क्यों बनाया गया है, इसका मेन पर्पस ये है कि जो यूज़र्स हैं उनके काम को ईजी कर सके, मतलब परफॉर्मेंस अच्छी कर सके सिस्टम की, इसीलिए यूज़र का काम आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे उसको देखना है कि भाई इनमें से कौन कौन सी फाइल हैं जो अनवांटेड है, तो एक बार अपन ने जो भी एप्लीकेशन या जो भी प्रोग्राम है उसको रन कर दिया यूटिलिटी प्रोग्राम को, वो ऑटोमेटिकली चेक कर देगा कि यार ये बार बार यूज़ हो रही हैं, एंड कुछ फाइल्स हैं जो 2-3 सालों से यूज़ नहीं हुई इस सिस्टम में, तो उसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से वो बाकी फाइल्स आप डिलीट कर सकते हो एक ही झटके में, है ना। तो इस तरीके से यूज़र की हेल्प हो जाती है मैनेज करने में, मेंटेन करने में एंड ऑप्टिमाइज़ करने में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो मेन फंक्शन है वो यही है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम का मेन फंक्शन क्या है, यही है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ टूल्स एंड एप्लीकेशंस, जो कि सारे आपके सामने दिख रहे हैं, बहुत सारे टूल्स एंड एप्लीकेशंस ये हैं दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। एट द एंड क्या करना है कि जो परफॉर्मेंस है सिस्टम की वो इम्प्रूव हो रही है, उसकी सिक्योरिटी, फंक्शनलिटी, ये सब भी इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो ये 2-3 डेफिनेशन आप बता सकते हो। उसके अलावा PDF वगैरह भी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि ट्रूनजे के अंदर मिल जाएंगे आपको शायद, तो वो भी आप ले सकते हो। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक ये मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली प्रोवाइड करवाई एक और सेकंड डेफिनेशन कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम परफॉर्म सर्टेन टास्क लाइक वायरस डिटेक्शन, इंस्टॉलेशंस एंड अनइंस्टॉलेशन, डेटास बैकअप, डिलीशन ऑफ अनवांटेड फाइल्स एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है भाई, यूटिलिटी प्रोग्राम्स है। तो जो यहाँ पे मैंने बताया उसको आप इस टर्म्स में लिखोगे तो और भी ज़्यादा बेटर, अच्छा लगेगा, है ना। सम एग्जांपल्स हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजमेंट टूल, कंप्रेशन टूल, डिस्क मैनेजमेंट टूल। तो आई थिंक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ये पार्ट जो है वो क्लियर सभी को हो गया। सिस्टम कॉल एक तरीके का फंक्शन है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा मतलब सिंपल समझना चाहते हो तो सिस्टम कॉल एक तरीके का क्या है, फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शंस का काम क्या होता है कि कुछ टास्क को परफॉर्म करना रहता है, ओके। अब क्या होता है कि यार यूज़र का जो प्रोग्राम है, ठीक है, या मल्टीपल प्रोग्राम्स जो होते हैं P1 P2 P3 ये सब होते हैं, अब वो एग्जीक्यूट हो रहा है, मान लो प्रोग्राम या प्रोसेस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कई बार
कि उसको ज़रूरत होती है हार्डवेयर की। हार्डवेयर बोले तो इनपुट आउटपुट, ठीक है, डिवाइसेस जैसे प्रिंटर वगैरह की। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उसको डायरेक्टली नहीं मिलता, ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं मिलता। मान लो सिस्टम किसी प्रोग्राम P1 कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको CPU मिल गया, उसको हार्डवेयर डायरेक्टली नहीं मिलता, तो बीच में आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब उसको एलोकेट करता है हार्डवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स एलोकेट करता है हार्डवेयर, बट कैसे करता है, वही सारी चीज़ें ही हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो बीच का पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है, एंड उस हिसाब से यूज़र प्रोग्राम जो भी है, जैसे यूज़र ने हमारा है प्रिंट, है ना, PDF को प्रिंट करना है उसको, तो उसको डायरेक्टली प्रिंटर विद इन अ मिली सेकेंड ये सारे काम होते हैं, मिली या माइक्रो सेकेंड काम होते हैं, बट इनसाइड यही होता है। अंदर की तरफ अगर अपन देखते जाए इसके अंदर और डेप्थ में पढ़ें, तो जो चीज़ है कि उसको डायरेक्टली हार्डवेयर नहीं मिलता, ठीक है, क्लियर है बात। तो हार्डवेयर कौन एलोकेट करता है, OS एलोकेट करता है उसको। अब कैसे करता है वो समझते हैं। तो उसकी कुछ डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है। व्हेन द प्रोसेस इज बीन इन रनिंग फेज, या फिर यहाँ पे लिखा है जब प्रोसेस क्या है, रनिंग फेज में है। इफ़ द प्रोसेस रिक्वायर्स सर्टेन एक्शन दैट नीड टू बी कैरिड आउट बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर उसको कुछ एक्शंस परफॉर्म करने हैं, द प्रोसेस हैज़ टू गो द फंक्शन विच कैन इंटरेक्ट विद द कर्नल। अब एक नया टर्म आएगा विच इज़ कॉल्ड कर्नल। कर्नल क्या है वो अभी समझते हैं थोड़ी देर से। क्या लिखा है, द प्रोसेस टू गो एंड कॉल द फंक्शन विच कैन इंटरेक्ट विद द कर्नल टू कंप्लीट द एक्शन। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड सिस्टम कॉल। मैंने स्टार्टिंग में बता दी कि सिस्टम कॉल क्या है, फंक्शन ही है। अब क्या होता है, कर्नल एक OS का पार्ट कह सकते हो आप, ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है छोटा सा पार्ट कर्नल। कर्नल क्या करता है, कर्नल क्या करता है, हार्डवेयर एलोकेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन पार्ट है विच इज़ कॉल्ड कर्नल, तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हो। तो कर्नल के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, सो कर्नल क्या है, आप कह सकते हो कि यार कर्नल का जो एक्चुअल काम है कि हार्डवेयर रिसोर्स प्रोवाइड करवाना है या एक्सेस करवाना है हार्डवेयर का, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होता है, ठीक है। अब ये जो यूज़र का प्रोग्राम है उसको हार्डवेयर की नीड है, तो यार वो कौन मैनेज कर रहा होगा, कर्नल मैनेज कर रहा होगा। तो कर्नल मोड या कर्नल जो होता है वो क्या कर रहा होता है, एक्सेस दे रहा होता है हार्डवेयर रिसोर्सेज का, ठीक है। तो यही चीज़ है सिस्टम कॉल। मेरे ख्याल से डेफिनेशन से क्लियर है। अब एक और डेफिनेशन है, सिस्टम कॉल प्रोवाइड द इंटरफेस सो दैट द प्रोसेस कैन कम्युनिकेट विद द OS। क्लियर, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सिस्टम कॉल क्या करवा रहा है कि इंटरफेस प्रोवाइड करवा रहा है जिससे कि जो प्रोसेस है वो कम्युनिकेट कर पा रही है। सिंपल सी चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये हो गया सिस्टम कॉल। अब इसको थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। अब एक्चुअली में अगर आप लोग देखोगे तो दो मोड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज योर यूज़र मोड, और जो सेकंड मोड होता है वो होता है भैया अपना कर्नल मोड, ठीक है। तो कितने मोड होते हैं, दो मोड्स होते हैं। अब कर्नल मोड के अंदर क्या होता है कि यार हार्डवेयर रिसोर्स आपको मिल सकता है। यूज़र मोड के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि हार्डवेयर रिसोर्स की वगैरह ज़रूरत पड़ती है। यूज़र मोड सिंपल चलता है, जिसमें यूज़र प्रोग्राम वगैरह लिखा है ना, उसको कॉल कर रहा है, सिंपल सिस्टम कॉल हो रही है। अब सिस्टम कॉल हो रही है, उस मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम अपना। अब मान लो उसको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, तो हार्डवेयर के लिए उसको जाना पड़ेगा कर्नल मोड के अंदर, ठीक है। कर्नल क्या एक्सेस करवाएगा, उसको हार्डवेयर रिसोर्सेज का एक्सेस करवाएगा। फॉर एग्जांपल उसको प्रिंटर की नीड है और पेजेस को उसको प्रिंट करने हैं, तो उस केस में हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस प्रोग्राम को। मान लो ये जो प्रोग्राम है यूज़र का, उसमें उसको पहले एग्जीक्यूट करने के लिए CPU की नीड है, फिर उसको हार्डवेयर की नीड है। जैसे उसको हार्डवेयर की नीड है तो जाएगा कर्नल मोड के अंदर, या कर्नल मोड के अंदर गया, ठीक है। दो मोड मैंने बता दिए वो इसके अंदर होते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, कर्नल ये जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड कर्नल मोड उसको क्या करवा देगा, हार्डवेयर एलोकेट करवा देगा। उसके बाद वो वापस से रिटर्न हो जाएगा फ्रॉम सिस्टम कॉल। अब ये मैंने बोला था सिस्टम कॉल एक तरीके का फंक्शन है, तो फंक्शन में अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। अगर आप फंक्शन को ढंग से देखोगे तो फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है, ठीक है। फंक्शन को अपन कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये मेन चीज़ यहीं पे तो दिख रही है, यहाँ पे लिखा भी गया रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल, गेट या फिर कॉल कर रहा है ना। तो ये क्या है, फंक्शंस के ही तो काम है, गेट करना, अपडेट करना, रिटर्न करना। तो ये क्या हो रहा है, फंक्शंस की ही तो फंक्शनैलिटी है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट भी क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया सिस्टम कॉल्स क्या हैं, तो आप सिंपल बता सकते हो सिस्टम कॉल क्या है। सिस्टम कॉल एक तरीके का फंक्शंस ही है और कुछ नहीं है। जो क्या काम करता है, जो भी आपके यूज़र्स के प्रोग्राम है ना, उसको क्या करता है, या तो यूज़र मोड में रखेगा या तो कर्नल मोड में रखेगा।
ठीक है। स्पूलिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि तुम्हारा जो CPU है वो मैक्सिमम यूज़ हो, ठीक है, मैक्सिमम यूज़ हो या फिर CPU का यूटिलाइजेशन हाई हो, ठीक है। अब CPU यूटिलाइजेशन मैक्सिमम कैसे हो सकता है? आप लोग को मैंने जब गोल्स ऑफ OS पढ़ाए थे तो वहाँ पे एक तो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी वाली जॉब्स रन होनी चाहिए टाइम पे। दूसरी चीज़ बताई थी कि CPU का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो तीसरी चीज़ भी बताई थी प्रोसेस का स्टारवेशन नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए स्टारवेशन। तो जो सेकंड चीज़ है विच इज़ CPU यूटिलाइजेशन, वो मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब कि यार CPU मैक्सिमम टाइम पे रन होना चाहिए। CPU मैक्सिमम लिख देते हैं, CPU जो है मैक्सिमम टाइम पे रन होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम टाइम पे रन होना चाहिए, फ्री नहीं बैठना चाहिए। क्लियर है बात? क्योंकि CPU अगर मैक्सिमम टाइम पर रन करेगा उससे फ़ायदे अपने ही हैं। उससे क्या होगा, मल्टीपल जॉब्स या मल्टीपल जो प्रोसेसेस हैं जो कि मेन मेमोरी में पेंडिंग होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो स्पूलिंग का यही कॉन्सेप्ट है कि CPU मैक्सिमम टाइम पे रन होना चाहिए, बात खत्म। CPU का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होना चाहिए, इतना ही समझो अभी। अब जो एक्चुअल डायग्राम है स्पूलिंग में, जो डायग्राम आपको बनाना है वो डायग्राम ये वाला है, ठीक है। तो ये डायग्राम से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि CPU जो होता है उसके अंदर कौन सी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी। तो ये पूरा आपका सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर CPU है, CPU के अंदर मेन मेमोरी पड़ी हुई है। मेन मेमोरी यार बहुत फास्ट होती है एंड मतलब CPU और मेन मेमोरी डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों की स्पीड हाई होती है। बट सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड थोड़ी स्लो होती है, तो डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा अगर CPU के साथ तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, टाइम ज़्यादा लगेगा, वेट करना पड़ेगा दूसरी जॉब्स को। सो उससे बेटर ये है स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट कि जो इतनी भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं वो इंटरेक्ट करेंगे डिस्क से। अब ये डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। डिस्क जो यहाँ पे शो हुई है वो क्या है भैया, सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे आपकी बाकी जॉब्स पड़ी होंगी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। बाकी जॉब्स मतलब अगर मान लो 10 जॉब्स हैं और मेन मेमोरी में मान लो CPU एलोकेट हुआ जॉब नंबर 1 को, तो मेन मेमोरी में पड़ी होगी जॉब नंबर 1, तो बाकी जो रिमेनिंग जॉब्स पड़ी है वो डिस्क में पड़ी होंगी। क्लियर है? जॉब J2 से लेके J9 तक या J10 तक, J2 से लेके रिमेनिंग 9 जॉब जो है वो डिस्क में पड़ी होंगी विच इज़ सेकेंडरी मेमोरी। और मेन मेमोरी में जो एग्जीक्यूट होने वाली है जॉब विच इज़ J1 वो पड़ी होगी मेन मेमोरी में, ठीक है। तो ये काम होता है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि यार J1 को CPU मिल गया। अब इन एनी केस J1 को जो CPU मिला है उसको चाहिए आउटपुट डिवाइस, तो वो क्या करेगा, मतलब J1 पड़ा था यहाँ पे मेन मेमोरी में और वो CPU को एलोकेट हो गया। तो अब J1 को चाहिए आउटपुट डिवाइस, जॉब 1 को चाहिए आउटपुट डिवाइस। तो जॉब 1 क्या करेगा, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, जो J1 है, जॉब 1 है, उसको चाहिए आउटपुट डिवाइस। तो वो क्या करेगा, वापस से जाएगा मेन मेमोरी में, CPU जाएगा, है ना, CPU कॉल होगी मेन मेमोरी पे और दूसरी कॉल होगी मेन मेमोरी की सेकेंडरी मेमोरी में। अब सेकेंडरी मेमोरी में आ गया जॉब नंबर 1, ठीक है, J1 अब यहाँ पे आ गया। अब J1 आ गया यहाँ पे और इस तरीके से वो अब चले जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे सेकेंडरी मेमोरी विच इज़ कॉल्ड डिस्क से, और जो मेन मेमोरी में जो एग्जीक्यूट होने वाली जॉब्स हैं वो रन करेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो यहाँ पे CPU फ्री हुआ, बट CPU को कम से कम फ्री करना है और मैक्सिमम टाइम पे CPU में रन होनी चाहिए जॉब्स, CPU का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होना चाहिए, यही स्पूलिंग है। अब इसमें क्या होगा, जो रिमेनिंग जॉब्स हैं, मान लो J2 आ गई, है ना, जब J1 नीचे को चले गई, मतलब J1 सेकेंडरी मेमोरी में चले गई, तो J2 आ गई मेन मेमोरी में, ठीक है। तो अब J1 को हटा दिया जाए, J2 आ गई मेन मेमोरी में, J2 मेन मेमोरी में आ गई, J2 को मिल गया CPU, जिससे क्या हुआ, CPU फ्री भी नहीं बैठा, आइडल नहीं बैठा। J1 आउटपुट करने गया है और J2 CPU के पास चले गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि CPU का मैक्सिमम टाइम पे प्रोसेस रन करने में लगा, मतलब CPU मैक्सिमम टाइम पे क्या हुआ, मैक्सिमम इसका यूटिलाइजेशन हुआ, ठीक है, CPU का यूटिलाइजेशन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब मेरी बात समझ में आ रही है कि हो क्या रहा है। बहुत सिंपल सी कॉल है, जितने भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे डिस्क से, डिस्क बोले तो सेकेंडरी मेमोरी से, और जितने भी मतलब प्रोसेस ऐसी हैं, जितनी भी जॉब्स ऐसी हैं जिनको CPU चाहिए वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगी मेन मेमोरी से, और मेन मेमोरी से वो डायरेक्टली CPU को एलोकेट हो जाएगा। बात क्लियर है? इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्पूलिंग। स्पूलिंग में दो चीज़ें हैं फ़ायदेमंद कि इसमें CPU का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है, मतलब CPU रेस्ट कर ही नहीं रहा, जब तक सारी जॉब एग्जीक्यूट नहीं होती तब तक CPU किसी न किसी जॉब को एलोकेट होगा।
मान लो J1 को आउटपुट करने चलना है तो J1 नीचे चलेगा, और दूसरी जो जॉब होगी J2 उसको CPU एलोकेट हो जाएगा इंस्टेंटेनियसली, मतलब पैरेलल सारी जॉब्स काम होंगी, ठीक है। अब यही चीज़ है, इसी को यहाँ पे लिखा गया कि स्पूलिंग इज अ प्रोसेस इन विच टेम्परली हेल्ड टू बी यूज्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय अ डिवाइस, प्रोग्राम और अ सिस्टम, ठीक है। डेटा इज सेंड टू एंड स्टोर्ड इन द मेमोरी और अदर वॉलेटाइल स्टोरेज अंटिल द प्रोग्राम्स और द कंप्यूटर रिक्वेस्ट इट फॉर द एग्जीक्यूशन। बहुत ही सिंपल टर्म है। नॉर्मली में डेटा जो स्टोर होगा वो डिस्क में होगा, जब भी किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होना होगा तो वो मेन मेमोरी में चले जाएगा, देन उसको मिल जाएगा CPU, एंड उसको वापस से अगर इनपुट एंड आउटपुट करना है तो CPU वापस जाएगा मेन मेमोरी में और उसको रखेगा, और देन मेन मेमोरी से वो जॉब चली जाएगी डिस्क में जैसे J1 गई थी, और J1 चली जाएगी आउटपुट करने, और उसी टाइम पे J2 आ जाएगी मेन मेमोरी में और J2 को मिल जाएगा CPU। यही मेन फंडा है इस स्पूलिंग का। क्लियर है बात? यही डेफिनेशन में समझाया गया। स्पूलिंग का नाम अगर आप पूरा नाम देखोगे तो उसी नाम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ग्रीन करके देखते हैं। तो स्पूलिंग का जो नाम है वो है साइमल्टेनियसली, मतलब कंटिन्यूसली पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। पेरिफेरल मतलब इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करना, ठीक है। तो ये है इसका काम, यही इसका नाम है। स्पूलिंग का फुल नेम है, स्पूल का पूरा नाम क्या है? साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। क्लियर है बात? बहुत ही सिंपल टर्म है कि साइमल्टेनियसली सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं, एंड दूसरी एक चीज़ कि CPU मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ हो रहा है, CPU फ्री नहीं बैठ रहा। क्लियर? बहुत ही सिंपल टर्म। स्पूलिंग रेफर्स टू पुटिंग डेटा इन द वेरियस IO जॉब्स इन अ बफर। दिस बफर इज अ स्पेशल एरिया इन द मेमोरी और अ हार्ड डिस्क विच इज एक्सेसिबल टू द IO। अब जो बफर है वो ये है, डिस्क है, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। तो ये उसी के बारे में बतलाया गया कि जिन भी जॉब्स को इनपुट एंड आउटपुट परफॉर्म करना है तो वो जॉब्स कहाँ जाएंगी? बफर के अंदर या डिस्क के अंदर, एंड आउटपुट और इनपुट डायरेक्टली होंगे इस डिस्क या बफर के अंदर। जो भी रखी गई जॉब्स हैं, जो भी रखी गई प्रोग्राम्स या प्रोसेसेस हैं, वो उनको मिलेगा आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस। क्लियर है बात? तो ये वही चीज़ बता रहा है लास्ट डेफिनेशन। अब फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। तो एक पर्सन है, उसने कमांड दी प्रिंटर की, तो डायरेक्टली प्रिंटर इस तरीके से एलोकेट होगा और बीच में चीज़ें आएंगी स्पॉयलर्स और वो मैनेज कर रहा होगा। तो स्पॉइलिंग या स्पूलिंग इस तरीके से काम होती है। अब आपसे कोई पूछ ले स्पूलिंग तो अब आप बता दोगे। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है कि भाई स्पूलिंग और बफरिंग में क्या अंतर है। सुपर इंपॉर्टेंट, मार्क करना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है इंजीनियरिंग एग्जाम के अंदर, बट ये क्वेश्चन आज के टाइम का फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि आप भी देख रहे हो कि इंजीनियरिंग एग्जाम के पेपर में न्यू क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो न्यू क्वेश्चन अगर आ गए और आपको पता नहीं है तो फिर आपकी दिक्कत हो जाती है। अब वो दिक्कत आपकी क्लियर हो जाएगी बिकॉज आप ट्रू इंजीनियर को फॉलो कर रहे हो। तो बहुत सारी क्रीमी टॉपिक्स भी हम पढ़ाते हैं और हर एक चीज़ क्लियर करते हैं। तो अब हम जो देखने वाले हैं वो भैया डिफरेंस देख रहे हैं स्पूलिंग और बफरिंग का। लगभग दोनों कॉन्सेप्ट सिमिलर ही हैं, बट एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों में क्या हो रहा है, अगर ध्यान से देखोगे कि ओवरलैपिंग IO ऑपरेशंस हैं। यहाँ पे भी देखोगे तो ओवरलैपिंग IO ऑपरेशंस है, मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हो रहे हैं इकट्ठे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्पूलिंग है, अगर आप लोग स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट देखोगे कि यार J1 और J2 दोनों अलग अलग जॉब थी, है ना, दोनों अलग अलग जॉब्स थी, दोनों जॉब्स को CPU मिल रहा है ना। अगर J1 चले गया आउटपुट करने के लिए तो J2 को मिल गया CPU, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ओवरलैप द IO ऑपरेशंस ऑफ वन जॉब विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द अनदर जॉब। एक ही टाइम पे जो जॉब 1 चल रही है उसका एग्जीक्यूशन 100% कंप्लीट नहीं हुआ, वो चले गई आउटपुट करने या उसको आउटपुट डिवाइस की नीड है, तो उस टाइम पे दूसरी जॉब को CPU मिल जाएगा जैसे J2 को मिला है। सो दिस इज कॉल्ड स्पूलिंग, दिस इज कॉल्ड स्पूलिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वन जॉब विल बी एग्जीक्यूशन ऑफ द अनदर जॉब। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को कहेंगे स्पूलिंग। स्पूलिंग का मेन कॉन्सेप्ट समझ गया कि यार ओवरलैपिंग IO जॉब्स तो होंगी, साथ में मल्टीपल जॉब एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ऐसा नहीं कि सिंगल एक ही जॉब एग्जीक्यूट होगी। जबकि बफरिंग में क्या होता है कि यहाँ पे क्या लिखा है, ओवरलैप द IO ऑपरेशंस ऑफ वन जॉब विद द एग्जीक्यूशन ऑफ सेम जॉब। वही जॉब ही एग्जीक्यूट होगी, दूसरी जॉब नहीं आ सकती। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बफरिंग। ओके, स्पूलिंग का डायग्राम हमने समझ लिया था कि यार इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज, जिसको डिस्क या बफर के नाम से जानते हैं, उसमें डायरेक्टली इनका कॉल पड़ता है, और मेन मेमोरी या फिर जो CPU जिनको एलोकेट होता है मेन मेमोरी में से ही एलोकेट होता है, उन जॉब्स को मेन मेमोरी में रख दिया जाता है, ठीक है। जिनको आउटपुट इनपुट डिवाइस की नीड होगी उन जॉब्स को सेकेंडरी स्टोरेज में रख दिया जाएगा।
एंड नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट जॉब होगी वो CPU यूज़ कर लेगी। तो दिस इज़ योर स्पूलिंग। बफरिंग में क्या होता है कि रैम के अंदर एक स्मॉल पार्ट होता है जिसको कहते हैं बफर, ठीक है। अब ये इसके बारे में मतलब है, और ये टेम्परेरी स्टोरेज होता है, बिल्कुल सही है। अब जो रैम है वो मेन मेमोरी है और बहुत फास्ट है, ठीक है, तो ये उसी के बारे में मतलब है। और बफरिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि यार जब भी ओवरलैप्स IO ऑपरेशंस होंगे तब बफर यूज़ होगा, बट वहाँ पे एग्जीक्यूशन सेम जॉब्स ही परफॉर्म होंगी, मतलब सेम ही जॉब्स एग्जीक्यूट होंगी, मल्टीपल जॉब्स एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, मतलब मल्टीपल जॉब्स को CPU नहीं मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये जो डिफरेंस है वो क्लियर यहाँ से बताता है कि स्पूफिंग जो है मोस्ट एफिशिएंट है बिकॉज यहाँ पे CPU का यूटिलाइजेशन हाईएस्ट है, ठीक है, CPU बिल्कुल भी फ्री नहीं बैठ रहा। और बफरिंग स्पूलिंग के कंपैरिजन में लेस एफिशिएंट है बिकॉज इसमें सेम जॉब एग्जीक्यूट हो रही है बफरिंग के अंदर, और यहाँ पे सिंगल एक ही जॉब एग्जीक्यूट होती रहेगी, नेक्स्ट जॉब को आने में टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यार दूसरी जॉब भी आ सकती है, सो CPU का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम है, तो ये मोर एफिशिएंट टेक्निक है स्पूलिंग, ठीक है। सो आई थिंक 100% ये टॉपिक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को, एंड मज़ा आया है तो यार मैं आपको बोलूँगा ज़रूर से अपने फ्रेंड सर्कल को भी ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना जिनको स्पूलिंग में दिक्कत है, ओके।